संविधान को बनते हुए देख लिया। संविधान जहां से आया था, जिन लोगों के द्वारा आया था, वो हमने देख लिया। मतलब संविधान में जो है चीजें ऐड भी हुई हैं, कुछ डिलीट हुई हैं और ऐड ज्यादा हो गई। 330A, 332A और 334A, ये तीन ऐसे आर्टिकल और जोड़े हैं। इस आर्टिकल को अमेंड किया है, इस आर्टिकल को चेंज किया है। अगर 15 साल में महिलाओं की हालत और दुर्दशा में सुधार हो जाता है तो हो सकता है इसको हम हटा दें, फिर इसको हम यूज ना करें। एकदम से ये आर्टिकल हटाओ, वो आर्टिकल हटाओ, ये डालो, वो हटाओ, वो बदलो, सब हो रहा था संविधान में। पार्लियामेंट ने सन 1215 से लेके जो भी एक्ट बनाए हैं इनके यहाँ पे कई सारे एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, ये वो फलाने, तो ये सारे के सारे एक्ट इनका संविधान है। यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है। इंडिया इतना वास्ट है, इतना डाइवर्स है, इतने धर्म, इतनी जातियां, इतनी भाषाएं, इतने तरह के लोग, ऐसी ज्योग्राफी, पहाड़ से लेके सब है वहां पे, हमारे रेगिस्तान सब है हमारे यहाँ पे। तो जरूरी है हमारे यहाँ पे इतने सारे सिस्टम को झेलने और आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा संविधान हो जो सबके लिए हो। इन सारे गॉड फादर्स ने जो संविधान लिखा, तो वो क्या आसान भाषा वाला हो सकता था? नहीं हो सकता था। कि कोई भी पर्सन से उसकी जान और उसकी पर्सनल लिबर्टी नहीं छीनी जा सकती एक्सेप्ट एंड सेव फॉर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कसाब को हमने पूरी प्रक्रिया के बाद टांगा था। तुम्हारे आसपास तुम्हारा घर है, तुम्हारा कमरा है, तुम्हारे स्कूल है, कॉलेज है, बिल्डिंग है, तुम्हारी जब भी तुम सड़क पे निकलते हो तुम दोनों तरीके के कानूनों के अंडर हो। हमें तो चाहिए थी वीणा, हमें चाहिए था सितार का म्यूजिक, और अम्बेडकर जी आपने दिया है हमें एक आपने रॉक गाना दे दिया है। तो अम्बेडकर जी ने कहा ये क्या बात कह रहे हैं? कई लोगों ने बोला कि नहीं साहब ये इंडियन नहीं, नहीं ये इंडियन नहीं। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है? स्वागत है यूपीएससी वाला पे। और हमारे चैप्टर नंबर 3 है ये, जिसमें हमने संविधान को बनते हुए देख लिया। संविधान जहां से आया था, जिन लोगों के द्वारा आया था, वो हमने देख लिया। अब इस संविधान में मिलेगा क्या क्या, कैसी कैसी चीजें हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, वो यहां पे हम पढ़ेंगे। नाउ पढ़ने से पहले ही हमें तो पता है हमें करना क्या होता है। हमें ये जानना साहब पढ़ना क्या क्या है। नोट्स बताओ, ये बताओ क्या चीजें इसमें पढ़नी है, टॉपिक बताओ। तो मेन जो टॉपिक इसमें सबसे पहले जो हमें समझ में आते हैं वो ये है कि इसमें संविधान में है क्या। बेसिकली द कंटेंट है ना। हम इसमें देख रहे हैं कि संविधान में कंटेंट क्या है। ये कंटेंट जो है इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, फीचर्स क्या क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम, ठीक है भैया। कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ हम ये देखेंगे कि इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, कि ये कहां कहां से लिया गया है, क्या क्या लिया गया है, और इसके बारे में लोगों ने क्या अच्छाई बात बोली, क्या बुराई बात बोली, क्रिटिसिज्म क्या है संविधान का, वो चीज है। तो क्रिटिसिज्म, बस ये 3-4 टॉपिक हैं जो इस चैप्टर को बनाते हैं। और ये चैप्टर एकदम फूल जैसा चैप्टर है, एकदम कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। एक्चुअली आगे आने वाले जो चैप्टर है ना, उनका बस हल्का दूरबीन से उनकी नजर है, बस हम वो देखेंगे। नाउ अब क्या क्या भैया, पहले तो ये बताओ कंटेंट से पहले हम समझ ले कंटेंट हमारा मिल कहां रहा है। तो कंटेंट तो हमें पता है कहां मिल रहा है। हमारे इस बैच में जाओ, एनरोल करो यूपीएससी की फ्री सीरीज में, संभव में 2026 में। यहां पे आपको लिंक लगी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको नोट्स यहां के मिल जाएंगे। पर मेरा गारंटी है, मेरा वादा है, दावा है, जब तक हाथ से नहीं लिखोगे तब तक रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो हाथ से लिख लो, हाथ से लिखोगे तो मजा आएगा। जब हाथ से लिखोगे तो रिवाइज कर पाओगे, रिवाइज कर पाओगे तो रिकॉल कर पाओगे एग्जाम में। याद रखना, अगर ये याद नहीं रखा तो फिर अगले साल फिर लेक्चर देखोगे, तो नहीं देखना है अगले साल लेक्चर। ये लेक्चर आपका आगे ही होना चाहिए इस चैप्टर का। नाउ अब अगर जो बच्चे बैचेस में जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमें पता है कि 2026 में उनको अगले साल ही देना एग्जाम, तो उनके लिए बैचेस लाइव है। प्रहार भी इंग्लिश में और हिंदी में, और टाइटन उसका अंग्रेजी नाम। फिर जो बच्चे 2027 में जाएंगे उनके लिए अंग्रेजी नाम वाला पिनेकल, और इंग्लिश और हिंदी वाले नाम संकल्प। ये प्राइसेस आर रिवील्ड हियर, ये जीएस के प्राइसेस हैं खाली। फिर इसके बाद जो बच्चे 2028 में अटेम्प्ट देंगे, कॉलेज में है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, उनके लिए 31,999 का ये बैच है प्रारंभ। और ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। ठीक है जी, इसमें आपको कॉलेज गोइंग बच्चों के लिए है ये मेन चीजें। नाउ आ जाओ उस पर। अच्छा नहीं, अभी आप बाद में आना, टेलीग्राम बाद में। नाउ अब संविधान है हमारे आगे। अब संविधान जब है हमारे सामने, इतने सारे एकदम 300-400 आर्टिकल, प्रेम जो हमारे प्रेम बिहारी साहब का पूरा अंग्रेजी उन्होंने कैलीग्राफी कर रखी थी। तो अब ये जब आर्टिकल पढ़ते पढ़ते लोग कह रहे थे ये कहीं हमने देखा है क्या, वेट अ मिनट, आई हैव सीन दिस समवेयर। तो ऐसा हो रहा था, लोग सोच रहे थे हाँ मतलब संविधान ये आ तो गया है, लेकिन इस संविधान को हमने कहीं इसकी झलक और कहीं पहले भी देखी होगी। तो ये जितना सारा हमारा संविधान है जो उस समय पे आया था 1949 में, जो हमारा एकदम रेडी होके एकदम जिसे कहते हैं इनैक्ट हो गया था, तो उसमें था एक प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स मींस अनुच्छेद, और ये 22 पार्टों में थे सारे के सारे आर्टिकल्स, और 8 शेड्यूल थे टोटल। नाउ आज आगे बढ़ के प्रियम्बल एक है, वही एक ही रहेगी। फिर इसके बाद 470 के आसपास आर्टिकल्स है, अबाउट रफली, और 25 पार्ट हो गए, 12 शेड्यूल हो गए। ठीक है भैया, मतलब संविधान में जो है चीजें ऐड भी हुई हैं, कुछ डिलीट हुई हैं और ऐड ज्यादा हो गई। तो ये हुआ। अब इसके बाद हमने कहा ये जो संविधान है
ये कहीं कहीं से तो कोई ना कोई देश से तो हमने देखा सुना होगा, तभी हम ले आए इसको। एकदम से हमने कोई नई चीज अपने आप से लिखी है क्या यहाँ पे? हाँ, कुछ कुछ चीजें हैं वो भी हमारे पास। हमने भले ही इन संविधान हमने इन भले ही प्रावधानों को कहीं और से लिया हो, पर इस संविधान में कई सारे इनोवेशंस हैं, कई सारी नायाब चीजें हैं, कई सारी ऐसी बातें हैं जो और कोई दुनिया कहती थी यार ये हम लिख लेते तो मजा आ गया होता, पर चलो इंडिया ने पहले लिख लिया, कोई बात नहीं। फिर जैसे क्या क्या हमें ये देखना होता है, हमारा जो देश है इतना वाइड देश है, इतना वास्ट देश है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, गरीबी ऐसी है, इलिटरेसी ऐसी है, तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, अपने यहां पे दिमाग में सामने रखते हुए इन लोगों ने ऐसा संविधान लिखा, हमारे निर्माताओं ने, जो कि हमारे देश की सोशल कंडीशंस को, पॉलिटिकल कंडीशंस को पूरा का पूरा एनकंपस कर सके और सुधार सके। ये आइडिया था संविधान को लाने का। जो प्रयत्न जो था वो यही था कि हमारा संविधान हो ऐसा बेस्ट हो, टॉप क्लास हो। अब संविधान में जो अभी हमने बात करी कि 22 पार्ट से 25 पार्ट हो गए, मतलब कुछ बहुत सारी चीजें ऐड हुई हैं, तो कई समय समय पे ऐड होते आए। अभी कितने साल हो गए आजादी को लेके, 1947 से लेके अभी कितने साल हो गए संविधान को लागू हुए? 1950 से जब से आया है तब से जोड़ लो कितने साल हो गए, 70-75 साल होने को हो रहे हैं। नाउ इन सारे सालों में, इतने सारे समय में कई सारे अमेंडमेंट हुए, 7th, 42nd, 44, 73rd, 74, 97, 101, इसके बाद 106 अभी लास्ट वाला है। ठीक है, अभी एक बात सुनना ध्यान से, भले ही यहां पे लिखा हो रिसेंट अमेंडमेंट 2023 का 106वां नारी शक्ति वंदन अधिनियम, लिख लेना, लेकिन कई सारे बिल आ चुके हैं जो कि संविधान में और ज्यादा बाद में तब्दीली करना चाह रहे हैं, वो सारे बिल अभी पास नहीं हुए। नारी शक्ति वंदन पता है नहीं क्या है? कि महिलाओं के लिए सीटें कहां पे, कई सारी हमारे स्टेट्स की विधानसभाओं में और देश के पार्लियामेंट में। तो यहां पे क्या होगा, इन महिलाओं के लिए हम 1/3 सीटें दे रहे हैं, और ये 1/3 सीटें कब से होगी? जब सेंसस हो जाएगा, डिलिमिटेशन हो जाएगा, नई पार्लियामेंट आएगी, उस समय के लिए है। तो 106वां अमेंडमेंट क्या है हमारा, ये कब आया था? 2023 में इसको हमने लागू होते हुए देख लिया था। अब इसने क्या अमेंड किया? 239AA और 330A, 332A और 334A, ये 3 ऐसे आर्टिकल और जोड़े हैं। इस आर्टिकल को अमेंड किया है, इस आर्टिकल को चेंज किया है, और ये 3 जोड़े हैं नए। क्या हैं ये? टू रिजर्व 1/3 ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट की विधानसभाएं, इसके अलावा दिल्ली की विधानसभा भाई ये किनके लिए? महिलाओं के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। अगर 15 साल में महिलाओं की हालत और दुर्दशा में सुधार हो जाता है तो हो सकता है इसको हम हटा दें, फिर इसको हम यूज ना करें। पर अगर एक बार जो अमेंडमेंट जो अब तक रिजर्वेशन के लिए आता है वो कभी डिलीट तो नहीं होता है हमारे देश में, वो फिर रहता ही रहता है। एंग्लो इंडियन को छोड़ के, एंग्लो इंडियंस को हमने देना बंद कर दिया, वो अलग बात है। नाउ इनमें से कई सारे अमेंडमेंट हुए, 106वां तो ये रहा, लेकिन जो 42nd है ना, ये वाला चाचा, ये 42nd अमेंडमेंट बहुत बड़ा संविधान था। इस समय पे इंदिरा गांधी जी की सरकार ने इतने सारे सुधार सुझाव सब कुछ चेंज कर दिया संविधान में, ऑन स्लॉट था वो संविधान के ऊपर, एकदम से ये आर्टिकल हटाओ, वो आर्टिकल हटाओ, ये डालो, वो हटाओ, वो बदलो, सब हो रहा था संविधान में। इसीलिए इसको बोला जाता था उस समय पे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, कि अपने आप में इतना बड़ा ये था ये अमेंडमेंट। इसने आर्टिकल 38, आर्टिकल 35, आर्टिकल ये, आर्टिकल वो, आर्टिकल ये, कई सारे आर्टिकलों को इसने लैंग्वेज चेंज करी, कई सारों का जुडिशियल रिव्यू रोका, कई सारे और भी चीजें बदली इसने, इवन प्रियम्बल तक को हमने उसमें देखा छेड़छाड़ होते हुए। नाउ चलो सब ठीक है, हो रहा है, मतलब संविधान में चेंज तो हो ही रहा है। चलो इस संविधान में है क्या, मेन चीज बताओ सर, कंटेंट क्या है इसमें? कंटेंट इसमें ये है सबसे पहली बात कि ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सुनना ध्यान से, अमेरिका ये अमेरिका का संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एस्टादोस यूनिदोस अगर स्पेनिश में बोलूं तो अब ये जो यूनिदोस एस्टादोस हैं, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, इनके यहां पे क्या होता है, इनके यहां पे जो संविधान है वो जब लागू हुआ था 1770 वाले समय में, तब उसमें खाली 7 आर्टिकल थे, 7 आर्टिकल ओनली, 7 आर्टिकल ओनली, आर्टिकल बस, सेवा समाप्त, एक पन्ने पे लेके 7 आर्टिकल, ये रहा संविधान, डन, सब लोगों ने एग्री कर दिया, ये इनका रिटर्न था। इधर क्या होता है साहब, ये क्या है, ये लोग कौन है? ये हैं यूनाइटेड किंगडम, ये यूनाइटेड किंगडम है, ये वो लोग हैं जो हमारे यहाँ राज करके गए हैं। अब देखो साहब, ये फोटो आपको यहाँ दिख रही होगी, ये राजा के पास इतने, ये देखो ये राजा बैठा हुआ है, ये रहा। अब राजा के पास कई सारे मंत्री लोग ये खड़े हैं, ये बड़े बड़े साहूकार हैं, बड़े बड़े, कोई चर्च का, कोई क्रूसेडर है, कोई कुछ है, तो इन सब लोगों ने घेर लिया राजा को, और राजा को बोला राजा सेवा समाप्त आपकी। तो राजा ने कहा क्या मतलब, राजा मैं राजा हूं? तो इन्होंने कहा तुम भले राजा रहना, लेकिन तुम वो करोगे जो हम कहेंगे। ठीक है साहब, चलो मर्जी आपकी, पर मेरा राजपाट, मेरा बकिंगम पैलेस, मेरा पूरा ये, मुझे वो चाहिए एकदम सोना चांदी कि सब लाके दे देंगे, लेकिन तुम कोई ऑर्डर नहीं दोगे हमसे बिना पूछे। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब ये लोग जो हैं उस समय पे, वो उस समय पे ब्रिटेन की पार्लियामेंट है। ये मैग्ना कार्टा की फोटो है। मैग्ना कार्टा मतलब जब राजा ने साइन करके दे दिया कि ठीक है आपसे कानून पार्लियामेंट बनाई, मैं नहीं बनाऊंगा। ये क्या हुआ,
तब से पार्लियामेंट एक्टिवेट हो गई। पार्लियामेंट ने सन 1215 से लेके जो भी एक्ट बनाए हैं इनके यहां पे कई सारे एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, ये वो फलाने, तो ये सारे के सारे एक्ट इनका संविधान है। यही सारे एक्ट इनके संविधान है। तो यानी ये अनरिटन संविधान है, यानी कि ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और एस्टादोस यूनिडोस का, यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, वो रिटन है। हमारे यहां भी क्या है, इंडिया में भी, हमारे यहां पे इंडिया में जस्ट लाइक यूएस वी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पर लेकिन इनका 7 पन्नों का, इनका 7 आर्टिकलों का है, हमारा है 400 प्लस आर्टिकलों का, इतना सारा हमारा। तो हमारे यहां पे ये बात आती है कि साहब ऐसी क्या वजह थी हमारे इतने लंबा चौड़ा बनाने की। हमने कहा देखना जरा इस फोटो को, क्यों नहीं बनाए हम। ये देखो साहब, हमारे पास रीजन क्या है इतना बड़ा एलिफेंटाइन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, इतना बड़ा भयंकर हाथी बनाने का। जरूरी इसलिए क्योंकि देखना जरा इंडिया का हाल, इंडिया इतना वास्ट है, इतना डाइवर्स है, इतने धर्म, इतनी जातियां, इतनी भाषाएं, इतने तरह के लोग, ऐसी ज्योग्राफी, पहाड़ से लेके सब है वहां पे, हमारे रेगिस्तान सब है हमारे यहाँ पे। तो जरूरी है हमारे यहाँ पे इतने सारे सिस्टम को झेलने और आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा संविधान हो जो सबके लिए हो। करेक्ट हो गई बात। दूसरी चीज, हमारा हिस्टोरिकल फैक्टर देखो साहब, हमारे संविधान में जो मूल जो ढांचा आया है वो कहां से आया है, वो आया है जीओआई 1935 से। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स एक एक्ट जो ब्रिटिशर्स लेके आए थे 1935 में, जो कि हमारे संविधान का मूल ढांचा बना था। इस एक्ट में ऑलरेडी 321 सेक्शंस थे। अब सुनना ध्यान से मैं क्या क्या लिख रहा हूं, 321 सेक्शंस। जब कोई एक्ट होता है, एक्ट के अंदर सेक्शंस होते हैं, संविधान के अंदर आर्टिकल्स होते हैं, एक्ट के अंदर, अधिनियम, कानून के अंदर सेक्शंस होते हैं। फिर जब ये एक्ट को हमने एक संविधान की भूमिका बनाई तो इसके अंदर फिर क्या निकले, इसके अंदर फिर क्या निकले, वो आर्टिकल्स बन गए, वो अनुच्छेद बन गए। सुनना ध्यान से, जब जीओआई 1935 है, यानी वो एक एक्ट है, एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। उस पार्लियामेंट ने ये एक्ट पारित किया है। उस एक्ट की शक्ल ऐसी थी, ब्लैक एंड व्हाइट पन्ने पे ब्लैक इंक से लिखा था इन्होंने, और इसमें सब कुछ लिख दिया था कि इंट्रोडक्शन ये क्या है, इसमें शॉर्ट टाइटल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसी होगी बाय द क्राउन, और ये वो सारी चीजें इसमें। तो ये उस समय पे एक एक्ट था जिसके अंदर सेक्शंस होते हैं, जिसके अंदर धाराएं होती हैं, जिसके अंदर ये चीजें होती हैं। जब वो संविधान बन जाता है, संविधान के अंदर आर्टिकल्स होते हैं, अनुच्छेद होते हैं। तो पहला फैक्टर समझ में आ गया हमारा कि हमारा इंडिया इज टू ह्यूज to be governed by a small constitution। गोले के अंदर सी मतलब संविधान, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। एक हिस्टोरिकल फैक्टर बात समझ में आ गया कि ये है भैया जीओआई 1935, ये इसका मेन ढांचा ही है, मेन स्केलेटन ही यही है। अब इसके बाद आगे चलो, और भी 2 फैक्टर है। पहला फैक्टर ये इसमें से कि एक ही संविधान चाहिए होता है हमें, बोथ सेंटर के लिए और स्टेट्स के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल इन यूएस क्या होता है, स्टेट्स हैव डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, सेंटर हैज अ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूएस में क्या होता है, स्टेट्स हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेंटर हैज इट्स ओन, उनके पास अपना है। हमारे पास तो यूएस, राजस्थान, यूपी, राजस्थान, एमपी, कर्नाटका, इनके पास तो कोई संविधान है नहीं। जम्मू कश्मीर पास एक था, वो ले लिया हमने उनसे छीन के। नाउ हमारे यहाँ पे एक सेंटर के लिए और इतने 28 जितने सारे स्टेट्स हैं हमारे, इन सब के लिए एक ही संविधान है। वो जरूरी है, वही किया हमने, वो तो वही रख रखा है। अब चौथा फैक्टर, हमारे यहाँ पे देखना जरा ये किन किन लोगों ने संविधान लिखा है जरा। तो ये सर BN राव साहब हैं, ये हमारे मुखर्जी सर हैं, ये हमारे और देखो बड़े बड़े लोग हैं। फिर हमारे गॉड फादर हमारे संविधान के अंबेडकर जी। तो ये सारे के सारे लॉयर्स नहीं है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे स्टेट्समैन लोग हैं। ये वो लीगल लुमिनरीज हैं जिन्हें लॉ की समझ थी, जिन्होंने लॉ पढ़ी थी ब्रिटिशर्स की ही बनाई हुई। तो ये इंग्लिश कॉमन लॉ में ट्रेंड हुए थे ये लोग, और जब ये लोग बैठे थे तो जाहिर बात है उस संविधान सभा में मेजॉरिटी लोग जो थे, जो डोमिनेंस थी इनकी, वो इन्हीं लोगों की थी। लीगल ल्यूमिनरीज मतलब जिसे कहते हैं एमिनेंट ज्यूरिस्ट, जिन्हें लॉ की समझ है बहुत ही बेहतरीन। तो ये वो लोग थे। अब इन सारे गॉड फादर्स ने जो संविधान लिखा, तो वो क्या आसान भाषा वाला हो सकता था? नहीं हो सकता था ना। वो कौन सा निकला? वो निकला एक ऐसा संविधान जिसमें कि बड़ी बड़ी लैंग्वेज, बड़े बड़े वर्ड्स हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी सेक्शन ऑफ दिस लॉ, वी शैल हैव दिस, वी शैल हैव दैट। तो ये सब होता है। जैसे आर्टिकल 21 है। अब आर्टिकल 21 की डेफिनेशन अगर आपने सुनी हो तो आर्टिकल 21 इतना कहता है, राइट टू लाइफ, भाई जीने का अधिकार है ना, राइट टू लाइफ, इतना भी लिख सकते थे हम। लेकिन उसकी लैंग्वेज क्या है? नो पर्सन
shall be deprived of his life and personal liberty without the due without save for the procedure established by law। समझ में आई बात? कि मतलब लैंग्वेज आप देख रहे हो, राइट टू लाइफ बोलने के लिए इन्होंने इतने सारे वर्ड्स यूज करे हैं कि कोई भी पर्सन से उसकी जान और उसकी पर्सनल लिबर्टी नहीं छीनी जा सकती एक्सेप्ट एंड सेव फॉर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। करेक्ट? अगर कानूनी विधिवत तरीके से उसकी जान छीनी जा रही है तो ठीक है। कसाब को हमने पूरी प्रक्रिया के बाद टांगा था, तो यानी ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हमने फॉलो किया। करेक्ट? ये हुआ था। तो मतलब हमने जो लैंग्वेज चुनी है वो लैंग्वेज उन लोगों के द्वारा बनाई गई थी जो इंग्लिश कॉमन लॉ में ट्रेंड थे, जिन्हें पता था कि इंग्लिश में कोई भी वर्ड का मतलब एकदम प्रिसाइज होता है और उस वर्ड से जरा भी कोई इधर उधर अगर जाना हो तो पूरी कंप्लीट सेंटेंस लिखो, बिल्कुल कंप्लीट सेंटेंस। वही लिखा इन्होंने। नाउ अब चलो आगे साहब कि ये कहां कहां से ले आए हम इतना संविधान इतना बड़ा। तो अब देखो अंबेडकर जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी, ये इन्होंने संविधान सभा के मंच पे ही बोली थी। इन्होंने कहा था कि आई हैव रैंसैक्ड ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया भर में संविधान सारे ढूंढ के लेके आओ और मेरे संविधान में इसमें कुछ ना कुछ ऐसा निकालूंगा मैं जो मैंने इनसे बेहतर ढूंढा होगा, इनसे बेहतर बनाया होगा। तो वही हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये जो एक्ट है, इस एक्ट ने ही मेजर मेजर चीजें तो पकड़ा ही थी खुद ही। मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविजंस हमारे इसी में से आ गए। 250 से ज्यादा प्रोविजन जो थे वो इसी में से ले लिए हमने, लेकिन हमें ढूंढने थे कुछ कुछ और नई नई चीजें। तो जितने सारे संविधान हो सकते थे दुनिया भर के, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो और भी अपने आप नाम बताते जाओ जो जो हैं आपको लगते हैं कि आपको याद है। तो कनाडा हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, यूएसएसआर हो गया। तो इन सारे देशों से, फ्रांस हो गया, इन सारे देशों से हमने चीजें अपने मन की जो हमें लगा ये इंपॉर्टेंट है हमने वो ले ली। ठीक है भैया। अब आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इन सब से हमने ढूंढ ढूंढ के कि क्या क्या बेस्ट है, कहां कहां से ले सकते हैं, वो हमने ले लिया। इवन साउथ अफ्रीका, आर ऐसे लिख रहा हूं उसको, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, आर ऐसे होता है वो। नाउ अब इतने सारे संविधान थे दुनिया भर के। ये साहब देखो ये ऑस्ट्रेलियन संविधान है, फिर ये कैनेडियन संविधान है, फिर आयरलैंड का, इसका नाम होता है आयर, EIRE। ठीक है। फिर इसके बाद ये कहां का है हमारा, ये है हमारा रशिया का, तो ये सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर ये हमारा एस्टादोस यूनिदोस, यही है। फिर इसके बाद जापानीज, फिर इसके बाद हमारा ये कहां की फोटो है, ये तो रैंडम हमारे संविधान की फोटो लग रही है, कोई बात नहीं, चलो एक मिक्स फोटो होगी। नाउ अब चलो हमारे पास जीवन 1935 से क्या क्या आया, उसी एक्ट से जिससे पूरा संविधान का स्केलेटन बना हुआ है, उस एक्ट से आया है फेडरल स्कीम, मतलब कि सेंटर भी होंगे और स्टेट भी होंगे सारे। फिर इसके बाद ऑफिस ऑफ गवर्नर, कि गवर्नर साहब जो होंगे वो कैसे होंगे, कहां बैठेंगे, स्टेट में उनका क्या रोल होगा, जुडिशरी, इंडिपेंडेंट, इंटीग्रेटेड, एवरीथिंग। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन, आपका सपना ये बैठा। फिर इमरजेंसी प्रावधान, ये सारे हमने इस एक्ट में देखे, पहले से ही मौजूद। हमने कहा बहुत बढ़िया चल रहे हैं, अच्छे चलाओ इन्हें। अब ब्रिटेन के अपने एक्टों से, ब्रिटेन के सिस्टम से हमने क्या क्या देखा कि ब्रिटेन लंदन में कैसे फॉर्म कर, भाई अब कैसे फंक्शन करता है, हम क्यों नहीं ला सकते वो यहाँ पे। हम ले आए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो चाहिए था, हम ले आए ढूंढ के। फिर रूल ऑफ लॉ हमने इनके कैसे ढूंढा, हमने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात करते थे यार, ये बात बहुत अच्छी है। रूल ऑफ लॉ मतलब क्या होता है, रूल ऑफ लॉ मतलब होता है कि कोई अगर अपराध बोध किसी के ऊपर आप लगा रहे हो, कोई धारणा, तो उस अपराधी की पूरी बात सुनो पहले। ठीक है, द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, नो पर्सन शैल बी द जज इन इट्स ओन केस। अपने केस में कोई चोर अपने आप ही जज नहीं बन सकता, और यू हैव टू हियर द अदर साइड, ऑडी ऑल्टरम पार्टेम, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन ये अपना वहां का फ्रेज है। फिर सिंगल नागरिकता, यूएस में डबल होती है। टेक्सास का नागरिक टेक्सास का भी होता है, यूएस का भी होता है। फ्लोरिडा का नागरिक फ्लोरिडा का भी होता है, यूएस का भी होता है। कैलिफोर्निया का नागरिक कैलिफोर्निया का भी होता है, यूएस का भी होता है। हमने कहा यूके में क्या होता है भाई, यूके इधर जो हमारे इंग्लैंड है, इनके यहाँ पे चाहे आप स्कॉटलैंड में रहते हो, चाहे वेल्स में रहते हो, चाहे आप इंग्लैंड में रहते हो, चाहे आप कोई और गुएर्नसी, जर्सी, कुछ छोटे छोटे आइलैंड इनके, अगर वहां रहते हो, रहते रहो। आप रहोगे कहां के, यूके के माने जाओगे। तो हमने कहा बहुत बढ़िया, बेहतरीन, यही चीज चाहिए। फिर कैबिनेट सिस्टम, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये सारे मिनिस्टर जितने सारे, ये कैबिनेट, ये अपने मंत्री होते हैं। हमने कहा बहुत सही, बेहतरीन, यही सिस्टम चाहिए। फिर प्रेरोगेटिव रिट्स, तो ये रिट्स जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो जारी करती हैं, रिट याचिका की मंजूरी को सुनने के, रिट याचिका की मंजूरी के बाद, उनकी सुनने के बाद कि भाई इस आदमी को कौन उठा के ले गया, ये पुलिस वाला, इधर पुलिस वाले, इधर आओ तुम सारे, तुम हेबियस कॉर्पस की रिट जारी कर रहे हो तुम्हारे ऊपर, इस पर्सन को जिसको तुमने अरेस्ट किया लेके आओ सामने अभी हमारे। दैट इज कॉल्ड रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस का जारी होना। तो ऐसे ही 5 रिट्स होती है, मैं पढ़ाऊंगा आगे जब आएगी। फिर बाई कैमरल लेजिस्लेचर, मतलब कि 2 हाउसेस। पार्लियामेंट में लोकसभा होती है जिसमें 550 ये हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपीज होते हैं ये, और इसके अलावा 250 लोग होते हैं जो राज्यसभा में जाते हैं। वो कौन, वही वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पर वो राज्यसभा में बैठते हैं। तो राज्यसभा अपर हाउस है, लोकसभा लोअर हाउस है। लोकसभा को हम कहते हैं अपना ग्रीन वाली कारपेट वाला एरिया, और भाई राज्यसभा जो लाल वाली है, तो वो है, ये वो है। नाउ आगे चलते हैं भैया, और कहां से क्या क्या ढूंढा, यूएस से। हमने कहा यूएस तुम्हारा छोटा संविधान है, इधर दिखाना जरा कैसा है इसमें। तो अम्बेडकर जी ने कहा ये बहुत सही चीज, बढ़िया थी इनके यहाँ, फंडामेंटल राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, बहुत लाओ, इधर लाओ इन्हें, ये हम लेंगे।
फिर जुडिशियल रिव्यू, ये क्या है भैया कि सुप्रीम कोर्ट हर चीज को देख सकती है, पढ़ सकती है कि लाओ दिखाना इसमें क्या सही है क्या गलत है। दैट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर कहीं सुना हो, थोड़ा बहुत भी हो सकता है मेरा लेक्चर देखा हो, कहीं और का लेक्चर देखा हो, तो इतना आइडिया होगा कि संविधान उसमें जब हम पढ़ते हैं चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स में एक बात आती है कि कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा उसको जुडिशरी उसकी हत्या कर देगी उस कानून की। फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा होगा तो वो कानून कैन नॉट स्टैंड, वो कानून कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूशनल। दैट मीन्स क्या, उस कानून को नल एंड वॉइड डिस्कस कर दे, अपना डिक्लेयर कर देगी अपने हमारी जुडिशरी। तो ये हमने कहा बहुत ही बेहतरीन चीज इधर ये तो हमें चाहिए। प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट कैसे, राष्ट्रपति को अगर हटाना हो, क्योंकि वाइसरॉय साहब थे पहले तो, अब वाइसरॉय साहब के सामने हमने देख लिया कि वाइसरॉय के हाथ में पावर दे दो, ये तो क्या करते हैं फिर तो हमने कहा ये चीज नहीं होने देनी है। फिर हमने कहा जब अगर कोई राष्ट्रपति हमारा सबसे बड़ा मुखिया, हमारे हेड ऑफ स्टेट हमारे हैं, अगर उसको ही हमें हटाना हो तो बढ़िया प्रोसीजर होना चाहिए उसका। बड़ा इतनी बड़ी बॉडी पे, इतने बड़े चेयर पे कोई आदमी बैठा है तो उसको सम्मान से हटाया जाए, इज्जत से हटाया जाए। तो इज्जत इनकी बहुत ज्यादा होती है जब इंपीचमेंट होता है। फिर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, कि अगर इतने बड़े जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट्स हो, ये इतने सारे हमारे जजेस हैं, न्यायाधीश है, न्यायमूर्ति हैं, ये चीफ जस्टिस हो सकते हैं, ये बाकी जजेस हो सकते हैं, तो अगर इनको सेवा से बहाल करना हो, जो भी करना हटाना हो, तो फिर इनको हटाने के लिए एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर हमने कहां से लिया है, इधर यूएस से लिया है। फिर वीपी का रोल, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति हमारे, तो इनका काम क्या होगा। यूपी कह रहा हूं, वीपी यूएस में सेनेट के चेयर होते हैं। सेनेट वहां पे अपर हाउस है, जैसे हमारे राज्यसभा है ऐसे उनके सेनेट है। तो सेनेट में उनके यहाँ पे चेयर कौन होता है, वीपी होता है। हमने कहा इधर ये वाली चीज ये सही है। हमारे राज्यसभा का चेयरपर्सन कौन होगा, यही पर्सन होंगे, वीपी साहब हमारे। नाउ आयरिश संविधान, आयरलैंड से हमने क्या सीखा, डीपीएसपी सीखा है। और मेंबर्स का नॉमिनेशन कैसे होगा टू राज्यसभा, राज्यसभा में अपर हाउस में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनका नामांकन कैसे होगा, वो चीज हमने कहा बहुत सही, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया चीज ला रहे हो। कनाडा से हमने सीखा, कनाडा में होता है स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब वहां पे कई सारे प्रोविंसेस हैं, जैसे ब्रिटिश प्रोविंस है वहां पे, क्यूबेक है वहां पे, कई सारे ऐसे प्रांत हैं वहां पे, जैसे हमारे यहाँ स्टेट होते हैं उनके प्रांत होते हैं। तो उनके यहाँ इतने सारे प्रांत हैं, वो कोई फ्रेंच बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो इन्होंने कहा भैया इनके स्टेटों के हाथ में नहीं देना है, प्रांतों के हाथ में, सेंटर को मजबूत करो। हमने कहा बहुत ही सही, यही बात हमें सुननी थी, हमें भी ये चाहिए, हम ले आए वो चीज। फिर हमसे पूछा गया कि अगर कोई नई चीज आने वाली हो फ्यूचर में, तो उसके लिए जैसे मान लो आज एजुकेशन है, आज की तारीख में तुम अभी यहां से यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो यूट्यूब क्या 1950 में पता था, किसी को नहीं पता था। तो ऐसे केस में उस पर यूट्यूब पे कानून कौन बनाएगा, वो देश की सेंटर बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेटों के हाथ में नहीं देना है। तो वही चीज हमने कहा सेंटर कनाडा ने बहुत बढ़िया काम कर रखा है, यही हमें भी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये भी एक फीचर है, आगे जुडिशरी में आता है जब मैं पढ़ाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जब कोई एडवाइस देती है सरकार को, यानी राष्ट्रपति को देती है, तो वो किस हैसियत से देती है, किस केस में देती है और क्यों देती है। फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हमने सीखा क्या, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब क्या होती है, जिसमें सेंटर और स्टेट्स दोनों मिलके कानून बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई आप टॉपिक का नाम सोचो जो कि इतना इंपॉर्टेंट है कि वो स्टेटों के हाथ में नहीं दिया जाना चाहिए। फॉरेस्ट, एजुकेशन, है ना, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ये ऐसे टॉपिक हैं कि इनको अगर हम स्टेटों के हाथ में दे दें तो हिमाचल, केरला, वेस्ट बंगाल, एमपी, ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन एरियाज में जहां पे फॉरेस्ट है, जहां जंगल है, जहां पे हमारे तेंदुए हैं, हमारे और सारे एंटीलोप्स हैं, लेपर्ड्स हैं, फ्लोरा फोना सब चीजें हैं, तो ये तो बिल्डर लोग पहुंच जाएंगे वहां पे, कह देंगे ये पेड़ काट के यहाँ बनाएंगे रिजॉर्ट, यहाँ बनाएंगे एकदम बढ़िया नदी के किनारे बढ़िया झूमता हुआ झूला और वो सब। तो ऐसे केस में अगर स्टेट को लालच हो जाए तो स्टेट क्या करेंगे, जमीन बेच देंगे और बिल्डर वहां खड़ी कर देगा सारी पेड़ काट काट के। तो सेंटर इसमें इन्वॉल्व होता है कि तुम्हारे यहां कौन सा पेड़ कब कटेगा, ए भाई रुक जाओ, पहले कानून हम बनाएंगे। तो ये ऐसी चीजें हैं कि फॉरेस्ट हो गया, एजुकेशन हो गया। एजुकेशन मतलब अगर केरला का बच्चा ज्यादा अंग्रेजी जानता है और यूपी का बच्चा नहीं जानता है तो ये प्रॉब्लम स्टेट्स की हो गई। इसीलिए अगर अलग अलग स्टेट के बच्चे अलग अलग कंपटीशन में बैठेंगे और एक कोई स्टेट के बच्चे अगर पीछे होते जा रहे हैं तो इस केस में सेंटर को आगे आना पड़ेगा। सेंटर बोलेगा रुक जाओ सारे के सारे स्टेट्स, कानून हम बना रहे हैं, रुक जाओ। सीबीएसई, आईसीएसई, सारे बोर्ड्स हैं, ये बोर्ड्स एक्रेडिटेड हैं, ये बोर्ड्स को ही आप भाई अनुमति है टेस्ट एग्जाम लेने की। ठीक है भैया, ये भी चीज ठीक है ना। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। तो अब क्या है भैया कैसे कैसे प्रांतों के बीच में ट्रेड होगा, कॉमर्स होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कई सारे ऐसे प्रांत हैं, उसका सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया है, उनका जो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, ये सारे जो एरियाज हैं वहां पे, तो कैसे कैसे इनमें आपस में आदान प्रदान होता है चीजों का। इनके यहाँ होता था, हमने कहा सही है, लग रहा है हम ले लेंगे, लाओ। फिर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जब कभी किसी केस में कोई डेडलॉक हो गया हो। अब ये क्या हो रहा है साहब, डेडलॉक, इधर अभी से डेडलॉक भी हो गया, हाँ हो गया। क्या हुआ,
कोई ऐसा बिल है, कोई ऐसा विधेयक है, कोई नया कानून आना है, उस पर लोकसभा के तो सारे एमपीज लोगों ने कहा बहुत बढ़िया चीज ला रहे हो मालिक, जल्दी लेके आओ, इसको पारित करते हैं। उधर राज्यसभा ने कह दिया ये कैसा एक्ट है, दोबारा पढ़ो इसको, चलो भगो यहां से। तो ऐसे केस में क्या हुआ, अब राज्यसभा अड़ गई कि नहीं पास करने देंगे जब तक अमेंडमेंट नहीं करोगे, और उधर लोकसभा कह रही है हम तो करेंगे पास। तो ऐसे केस में दो हाउसेस के एमपीज लड़ बैठे आपस में, एक कह रहा करेंगे, एक कह रहा नहीं करेंगे। तो तब होगी ज्वाइंट सिटिंग, क्योंकि ये हो गया था डेडलॉक का समय। हमने कहा हाँ बढ़िया चीज थी, ये भी चाहिए हमें। अब आगे चलो, हमने कहा और भी कोई देश, ये बचा है यूएसएसआर, उस समय का कम्युनिस्ट रेजिम, लेनिन के द्वारा लाया गया लाल रेवोल्यूशन, और 1915 में इनके यहाँ पे जो हुआ था, उसके बाद जार वार सबको मार दिया गया, अलेक्जेंडर द ग्रेट को, और सब इनके बाद ये लेनिन और स्टालिन और ये सारी गोर्बाचेव और ये सारे लोग आ गए। तो अब गोर्बाचेव तो बहुत बाद में आए, खैर क्रूशेव थे बहुत पहले। तो इनके यहाँ जो लाल संविधान था, जो इनका रेड कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें से हमने देखा कि इनके इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं। इनके इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, सब कुछ स्टेट का है, जो कॉमन पर्सन है वो अपनी लेबर पे ध्यान दे, तू बस अपने काम से काम रख, तू स्टेट की चिंता मत कर, स्टेट की चिंता स्टेट कर लेगा। तो अब ऐसे केस में वहां चलती थी फंडामेंटल ड्यूटीज, कि कॉमन पर्सन तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अच्छे से मेहनत करोगे, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाओगे, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम अपने देश के झंडे को ऊंचा रखोगे, तुम अपने देश के झंडे को, तुम अपने देश के संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज है। हमने कहा गुड, बहुत बढ़िया, ये भी चाहिए। फिर आइडिया ऑफ जस्टिस, के न्याय सबके लिए होगा। ये लाल रेवोल्यूशन में इनके यहाँ पे बातें हुई थी पहली बार, जब लेनिन उठा था यूएसएसआर में, और उससे पहले सोवियत एक नेशन था अपना मॉस्को में। तो भैया उस वहां पे जार जो रहते थे अलेक्जेंडर को, उनको सबको मार दिया गया पकड़ के, और उनकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया गया। उसके बाद जो लेनिन ने जो पूरा बदला सिस्टम वहां पे, तो उसमें था कि अब हर नागरिक को, जो भी सोवियत रशिया में रहता है, तो भैया सब नागरिकों को अधिकार होगा न्याय का। हालांकि न्याय मिला नहीं, वो अलग बात है, लेकिन सोशल न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, कि अब कोई हमेशा कोई जार का बेटा जार नहीं बनेगा। वहां पर होता किंग का बेटा किंग बन रहा था, हम लेनिन ने कहा नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी का जो भी पूरी पार्टी होगी, उसकी कमेटी होगी, कमेटी में चुनाव होगा, चुनाव से कोई व्यक्ति ऊपर आएगा, जैसे अभी पुतिन है। तो फिर ये प्रियम्बल में हमने जो बातें ढूंढी, हमने कहा ये तो यूएसएसआर ने कुछ बातें तो अच्छी बोल ली दी है, ले ही लेते हैं, ऐसा भी क्या बुरा है। अब फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच और यूके उस समय ही बहुत आगे थे अपने समय से। तो फ्रेंच और यूके काफी लिबर्टेरियन बातें करते थे, कि सब लोग बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, तब जाके ही कोई डिसीजन होगा, कोई एक व्यक्ति के हाथ में पूरी पावर नहीं देनी है। तो अब ये चीज वहां फ्रांस ने सोच के रखी थी पहले ही, कि आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी, के सब जो लोग हैं वो बराबर हैं, हर किसी को आजादी का अधिकार है, हर कोई बराबर है, हर कोई भाईचारे से रहे, जिम्मेदारी से रहे, एक दूसरे के प्रति आदर सत्कार प्रेम भाव सारी चीजें रहे, और साम दाम दंड भेद नहीं लगानी है। फिर फ्रांस ने ही रिपब्लिक के बारे में बात कही थी पहली बार। रिपब्लिक मतलब पता क्या होता है, मतलब इसका यह होता है कि कोई व्यक्ति, राजा का बेटा राजा जो जार क्या होता था वो नहीं होगा, अब कोई व्यक्ति देश का लोकल नागरिक भी अपने देश के मुखिया तक की कुर्सी पे पहुंच सकता है। जैसे हमारे यहां एग्जाम्पल, अभी राष्ट्रपति जो हमारी हैं, हर एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू मैम, तो ये क्या है, ये हमारे देश की एक आम नागरिक थी, कोई इनके कोई बपौती नहीं थी इनके पास पहले से, कोई पहले से इन्होंने बहुत बड़े बड़े चुनाव में कोई बहुत बड़े कुछ भी ऐसा कोई राजा वाजा नहीं थी, रानी वानी नहीं थी, लेकिन एक कॉमन पर्सन थी जो अपना काम अच्छे से ईमानदारी से करती आई, ऊपर आई ऊपर आई ऊपर आई, और इनका बाद में चुनाव हुआ राष्ट्रपति की मंच पे। सोचो आप, तो ये है रिपब्लिक का आइडिया, ये आया था। अब साउथ अफ्रीका से हमने सीखा, यहां क्या हो रहा था साहब, साउथ अफ्रीका में तो हो रहा था काले गोरों की लड़ाई हो रही थी, लेकिन इसके अलावा इनका संविधान भी था। संविधान में क्या था इनके आगे, अगर संविधान को चेंज करना है तो कैसे होगा। अब राज्यसभा में इनके मेंबर्स का इलेक्शन नॉमिनेशन क्या प्रोसीजर है, वो हमने यहां से सीखा। फिर हमने जापानीज से सीखा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एक होता है यूएस में क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो अब ये डिबेट कई सारी बार चली, कई लोगों ने बोला कि अरे यार जब अमेरिका इतना अच्छा संविधान लिख रहा है तो हम वो क्यों नहीं लेते हैं। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में कई लोगों ने डिस्कशन में ये सुना है, ये पढ़ा है, कि जब ये संविधान हमारा लिखा जा रहा था, ड्राफ्ट कॉपी इसकी लिखी जा रही थी, और सर BN राव, यही जो हमारी, जो हमने कहा था कि ये थे जिन्होंने संविधान एक्चुअली में सोच के लिखा है पहली बार, उसका रफ कॉपी। तो अब इन्होंने कई सारे लोगों से बात करी, यूएस के जजेस से बात करी, यूके के जजेस से बात करी, जापानीज का कॉन्स्टिट्यूशन देखा। तो इन्होंने तब जब देखा, इन्होंने कहा कि क्या चूज करा जाए, क्या करा जाए, अम्बेडकर जी बताओ यार, मैं समय यहाँ पे एकदम पेच पड़ गया हूं। तो ऐसे केस में इन्होंने कहा, अम्बेडकर जी ने बोला कि सोचो, सब लोगों से बात करो, मिलो समझो। तो कई सारे लोगों ने, यूएस के जजेस ने, यूके के जजेस ने, फ्रांस के जजेस ने, इवन स्विट्जरलैंड के, इंटरनेशनल जो हमारा कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इन सब लोगों ने कई बार इनको बोला कि आप एक काम कीजिए, आप अभी आसान वाली चीज ले लो, PEBL, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, आप ये ले लो सर, अभी आप ये ले लो संविधान में। तभी हमारा आर्टिकल 21 की जो डेफिनेशन है, मेरे मुंह से बार बार DPL निकल जाता है, लेकिन वहां पे क्या है, PEBL।
कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सेव फॉर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जबकि अगर ये यूएस का हमारा कॉपी होता तो यूएस के हमारे कॉपी वर्जन में क्या होता, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विदाउट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हालांकि हमारा सुप्रीम कोर्ट अब कहता है कि भले ही तुम पीईबीएल लिखते रहो सुप्रीम इसमें संविधान में, लेकिन हम डीपीएल भी चेक करते हैं। कोई कानून अगर बनता है तो उसकी कानून को बनने की मंशा, उस कानून का सही तरीके से पास होना, उस कानून का सही तरीके से अप्लाई होना, और कानून के अप्लाई होने के बाद अगर कोई कानून तोड़ रहा है तो उसकी सजा जो भी होगी वो पीईबीएल जो देगा सो देगा। लेकिन हम कानून की भी मंशा चेक करेंगे कि कानून इर्रेशनल तो नहीं है, कानून मैलाफाइड तो नहीं है। तो ये बात हुई। अब जर्मनी का वेमार कॉन्स्टिट्यूशन, वाइमार, इसमें जब यहां पे बिस्मार्क हुआ करता था प्रशिया का, तो उसके बाद हिटलर हुआ, चांसलर हुआ, फिर इनकी होती थी इमरजेंसी, नाक के इमरजेंसी है एकदम हाई, और एकदम पूरे हाथ उठा के नाजी वाजी जर्मनी पूरा एकदम इमरजेंसी लगा रखी है, वॉर हो गई हर तरफ, तो उनके यहाँ पे होती थी इमरजेंसी। ऐसे केस में फंडामेंटल राइट्स का हम कितना कितना हनन कर सकते हैं लोगों का, तो वो बातें हमने ढूंढ के रखी थी कि अगर कभी लगानी पड़ी तो हम लगाएंगे। तो हम क्या करें उस समय पे, कौन से फंडामेंटल राइट को मारें, कौन से फंडामेंटल राइट को हटाना है, क्या करना है, वो चीज। अब चलते हैं हमारे संविधान के एक पार्ट पे जिसको हम कहते हैं कि ये रिजिड है या फ्लेक्सिबल है। तो अब हमारे संविधान जैसे यूएस का है, अब यूएस का संविधान तो बहुत ही रिजिड है, मतलब एब्सोल्युटली रिजिड है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, एब्सोल्युटली तो मत लिखो, चलो वेरी रिजिड लिख लो, वेरी वेरी रिजिड, वेरी 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 रिजिड, है ना। अब हमारे यहाँ क्या होता है साहब, यूके में क्या देखा हमने, यूके कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यूके कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। सुबह पार्लियामेंट उठी, पार्लियामेंट ने कहा आज हम ए फॉर एप्पल बोलेंगे, ठीक है, पार्लियामेंट अगले दिन सुबह उठेगी बोलेगी ए फॉर बनाना, खाम खत्म। अगर पार्लियामेंट ने बोला वो कर सकती है, बस पार्लियामेंट चाहती है तो ठीक है, चाहती होगी। तो ये क्या है, वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। हमने कहा इनमें से क्या चूज करें यार, फंस गए हम तो यहां पे बात हुई कि एक काम कर सकते हैं, हम दोनों ही चीजें ले सकते हैं ना, क्या ही बुराई हो जाएगी, क्या ही मुश्किल आ जाएगी। तो अब हमने दोनों ही चीजें ढूंढ के रखी। ये नेहरू जी ने भी बोला ये बात कि अंबेडकर जी वेल डन, वेल प्लेड, बहुत बढ़िया बात लिखी आपने। हम चाहते हमारा संविधान इतना सॉलिड हो जाए कि कभी एकदम से बिगड़ ना जाए किसी भी समय पे। हम चाहते हमारा संविधान सॉलिड हो, परमानेंट हो, ताकि ऐसा नहीं हो कि अफ्रीका के जितने सारे देश आजाद हुए उन्होंने संविधान फाड़ फूड़ के फेंक दिया, नया बना दिया, परसों उठे दोबारा नया बना दिया। हम वो नहीं चाहते। हमारा संविधान चाहते हैं हमारा संविधान जितना हो सके वो परमानेंट हो। लेकिन नेचर में, संविधान में कोई परमानेंस हो ही नहीं सकती है। देयर शुड बी सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम इतना रिजिड बना देंगे देन हमारे देश की प्रोग्रेस रुक जाएगी। इफ यू मेक एनीथिंग रिजिड एंड परमानेंट यू स्टॉप द नेशंस ग्रोथ, द ग्रोथ ऑफ अ लिविंग वाइटल ऑर्गेनिक पीपल। हम ये नहीं रोक सकते। इसका मतलब क्या है, हमारा संविधान जो रिजिड है कुछ तरीके से है, जैसे क्या, संविधान को अमेंड करने के लिए कुछ कुछ प्रावधान है वो लगाने पड़ते हैं तभी अमेंड हो पाता है। और वो जो प्रावधान है वो आसान नहीं है, वो हल्के बिल्कुल नहीं है। उसमें इतना ज्यादा उसमें योगदान चाहिए होता है अपोजिशन का भी और बाकी पार्टीज का भी, कि सब, अगर सरकार को चेंज करना चाह रही है कोई संविधान में चेंज, तो अगर वो चेंज बहुत ही फंडामेंटल है, बहुत ही वेरी बेसिक है, तो उसमें अपोजिशन के एमपीज का भी सपोर्ट चाहिए, इंडिपेंडेंट एमपीज का भी सपोर्ट चाहिए। ऑलमोस्ट 2/3 से ज्यादा लोग जितने सारे हैं उन सब की हाँ चाहिए होगी। तो मतलब प्रोसीजर टफ है, और कुछ प्रोसीजर बहुत आसान है, फ्लेक्सिबल भी है। अमेंडेड एज पर द ऑर्डिनरी लॉज, जैसे हमारे ऑर्डिनरी लॉज बनते हैं वैसे वैसे कि सिंपल एक्ट डालो, सिंपल एक्ट एक नया आर्टिकल डाल दो। तो दोनों तरीके से हमारे संविधान में अमेंडमेंट होते हैं। दैट मींस हमारा ब्लेंड है, हमारा सिंथेसिस है दोनों चीजों की। तो अब उन्हीं की बात करते हैं कि वो कौन से ऐसे आर्टिकल हैं। देखो, हमने जो भी बात करी स्पेशल मेजॉरिटी की, कि साहब बहुत ज्यादा लोग चाहिए होते हैं, 2/3 ज्यादा लोग चाहिए होते हैं, ये इकलौती बात कहां लिखी हुई है, ये लिखी है आर्टिकल 368 में, अनुच्छेद 368, जो इकलौता आर्टिकल है अपने इकलौते पार्ट में। एक ही पार्ट है इसका, पार्ट 20, सॉरी XX, ठीक है, तो पार्ट 20 में है ये। अब ये इतना बड़ा आर्टिकल जो ये कहता है कि अगर संविधान में आपको कोई चीज चेंज करनी है और अगर वो ऐसा वाला प्रोसीजर है तो उसके लिए प्रोसीजर ये चाहिए होगा। दैट मींस, अब सुनना ध्यान से, कुछ प्रावधान कैन बी अमेंडेड बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। स्पेशल नाम समझ में आ रहा है कि स्पेशल चीज होगी। अब कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो कि स्पेशल मेजॉरिटी से हो सकते हैं ऑफ द पार्लियामेंट, साथ में स्टेट्स का भी सहयोग चाहिए होगा आधे से ज्यादा। समझ में आई बात, नहीं आ रही? सुनो, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कि खाली पार्लियामेंट के एमपीज, दोनों राज्यसभा में लोकसभा में भी, तो इनकी 2/3 ज्यादा मेजोरिटी चाहिए होगी, खाली आधे से ज्यादा नहीं, बहुत सारे एमपीज का इसमें चाहिए होगा सपोर्ट। और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें कि खास करके स्टेट्स का भी सहयोग चाहिए। जितने हमारे स्टेट्स हैं, हमारे 2800 स्टेट्स हैं, इतने सारे यूपी, बिहार, एमपी, कर्नाटका, इनमें से कम आधों का सपोर्ट चाहिए होगा उस संविधान में वो चीज को चेंज करने के लिए। हालांकि
कुछ और प्रावधान ऐसे भी हैं जो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो जाते हैं, एकदम सिंपल। जितने लोग पार्लियामेंट में आए हैं उस दिन 50 लोग आए होंगे, हाँ चलेगा चलेगा डन करो, बस इतने से अगर हाँ बोल रहे हैं ओके डन है, तो ये हो सकता है। तो ये क्या हुआ, ये सिंपल मेजोरिटी से हुआ है, जैसे कोई नॉर्मल कानून बनाया जाता है, जैसे कोई नॉर्मल यस या नो का वोटिंग होती है, वैसे ही। तो हमारे पास दोनों चीजें आ गई। अब हमने कहा और बताओ इसमें क्या है नया चीज, तो फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। अब सुनना ध्यान से, ये क्या हुआ साहब, ये क्या है, हमें ये पता है एक है सेंटर सरकार और एक है स्टेट की सरकार। तो अब दोनों तरफ ये बड़ा भाई है, ये छोटे भाई है कई सारे। अब हमें इनमें ये बराबरी रखनी है, कहीं में लड़ाई दंगा नहीं हो जाए आपस में। तो अब कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि ये थोड़ा एकदम भारी पड़ जाए, इसके पास भैया आर्मी है, सीआरपीएफ है इसके पास, तो इसके पास अपने सीआईएसएफ है, इसके पास इनकम टैक्स ईडी सब चीजें इनके पास। यहाँ शेडो के पास क्या, शेडो के पास खाली पुलिस है, वो मोटे तोंद वाली पुलिस जो वर्दी पहनती है अपने खड़े रहती है थानों में। तो अब ये शेडो के पास तो खाली यही है, हालांकि सीआईडी वीआईडी और भी होती है शेडो के पास, लेकिन मेन तो सेंटर ही है ना। तो अब हम बात करते हैं फेडरलिज्म की। सुना ध्यान से, ये जो वर्ड है, ये वर्ड नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये है ही नहीं संविधान में, नॉट मेंशन्ड है ही नहीं, गेम ओवर इसके साथ। हमारे वर्डिंग क्या है हमारे संविधान में, द यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारा आर्टिकल 1 ही यही कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। सारे के सारे स्टेट्स का समूह क्या कहलाएगा, इंडिया, बस। अब ये सारे स्टेट्स, इनकी आइडेंटिटी ना खो जाए, इनका कहीं इनकी पहचान ही विलुप्त ना हो जाए, तो हमने क्या रहा कि तुम्हारी पहचान, तुम्हारी ऑटोनॉमी, तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम्हारी अपना, तुम ये मान के चलना कि तुम अपने आप से अपने काम कर सकते हो, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, कोई तुम्हें छुएगा नहीं, लेकिन गलत काम मत कर देना। तो अब वहीं गलत काम को रोकने के लिए सेंटर को थोड़ा सा स्ट्रांग हावी होना पड़ता है। हमारा फेडरल सिस्टम है, फेडरल से मतलब क्या होता है, फेडरल से मतलब क्या होता है, डबल 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 गवर्नमेंट एट 2 लेवल्स, एट बोथ लेवल्स। जैसे मैं हूं या तुम हो, तुम अपने स्टेट में जहां भी रहते हो, कहीं ना कहीं रहते ही होंगे। अब तुम जहां भी हो, तुम वहां पे तुम्हारे आसपास तुम्हारा घर है, तुम्हारा कमरा है, तुम्हारे स्कूल है, कॉलेज है, बिल्डिंग है, तुम्हारे जब भी तुम सड़क पे निकलते हो, तुम दोनों तरीके के कानूनों के अंडर हो। कौन से वाले, एक तो तुम्हारे उस स्टेट के जहां पे तुम रहते हो, और एक सेंटर का कानून जो कि ऑल ओवर इंडिया लागू होता है। दैट मीन्स कि एक डबल सरकार चल रही है हर स्टेट में, हर जगह पे इंडिया के, जहां भी आप खड़े हो। तो डबल गवर्नमेंट है एट बोथ लेवल्स। इवन अब तो हम देखो संविधान में तो अभी तक तो खाली डबल की बात हुई थी, लेकिन आगे चल के ट्रिपल की बात होती है जब पंचायत राज और अपना लोकल बॉडीज आ जाती है। नाउ ये होता है फेडरलिज्म कि भैया एक फेडरल मतलब कि एक तरह की सरकार सेंटर पे काम करेगी, एक तरह की सरकार स्टेटों में काम करेगी, और स्टेटों को फ्रीडम होगी कि अपने मन से जो आप चाहो, अपने यहाँ पे अपने तरीके के रूल, अपने लैंड के तरीके के, पुलिस के कलर वलर सारी वर्दी के, वो आप ढूंढ लो अपने हिसाब से, ठीक है भैया। अब फेडरेशन जो वर्ड है, फेडरलिज्म जो वर्ड है, कहीं संविधान में नहीं है ही नहीं। अब फेडरलिज्म के फीचर्स क्या क्या होते हैं, जैसे डबल डबल सरकार है, यूपी की अपनी सरकार है ना, योगी जी चलाते हैं ना, एमपी में अपनी सरकार है, राजस्थान में अपनी सरकार है, पंजाब में अपनी सरकार है, हिमाचल में अपनी सरकार है, ये सारी सरकारें हैं। तो ऐसी डबल सरकार हो गई। पावर्स का डिवीजन हो गया है कि भाई हिमाचल में सरकार ये काम करेगी और सेंटर ये काम करेगा। फिर इसके बाद संविधान रिटन है, रिटन मतलब ही यही है कि वो दोनों के लिए है। अगर ये अनरिटन होता मतलब तो बड़े भाई चल रही होती, फिर तो नेशनल सरकार कहती, सेंटर सरकार कहती कि हाँ भाई कोई नहीं होता हिमाचल हिमाचल, जाओ सारे सारे वहीं पे जाके सब जो है इसमें यहाँ पे घूमो, इसमें शिमला विमला में घूमो जाओ। तो ये चीज नहीं हो सकती ना। अब हिमाचल का भी अपना कुछ अधिकार है, वो भी लिखे हुए हैं। तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान सबसे ऊपर है, ना सेंटर के ऊपर है ना स्टेटों के ऊपर है, संविधान ऊपर रहेगा, संविधान से ही सबको पावर मिली होगी। फिर संविधान रिजिड भी है कि अगर हमारे यहां अगर संविधान रिजिड नहीं हो तो सेंटर जब चाहे हटा दे, कोई भी नया संविधान ला दे कल को और कह दे नहीं साहब आज संविधान का मतलब ये होगा, ठीक है भैया ये भी बात सही है। फिर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ना सेंटर की है ना स्टेट्स की है, वो दोनों तरफ की बातें सुनती है और जो सही होगा उसकी बात कर लेगी। फिर बाई कैमरलिज्म, अपर हाउस लोअर हाउस होता है यहाँ पे, मतलब क्या है, लोअर जो अपर हाउस है हमारा राज्यसभा, वो राज्यसभा क्या है, वो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। उसमें हमारे वो एमपीज हैं जो स्टेट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब इसके बाद यूनिटरी फीचर क्या क्या है, यूनिटरी मतलब क्या होता है कि सेंटर की तरफ ज्यादा झुका हुआ है हमारा संविधान, सेंटर की तरफ है। वो कैसे, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है हमारे पास, यस, वो इमरजेंसी लगा सकता है, वो देश का करेंसी चलाता है, वो देश का डिफेंस संभालता है, वो देश के फॉरेन अफेयर संभालता है। फिर एक ही संविधान है ना, स्टेटों के पास तो अपना संविधान है ही नहीं। अब सिंगल नागरिकता, तुम इंडिया के ही नागरिक हो, बस काम खत्म। तुम कल को ये नहीं अपना कह देना कि मैं कर्नाटका का नागरिक हूं, नहीं 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 नहीं, तुम महाराष्ट्र के नागरिक नहीं हो, तुम इंडिया के नागरिक हो, ठीक है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द संविधान, कि हमारा संविधान चेंज ही हो पा रहा है तो वो सेंटर की वजह से होता है, सेंटर ही इनिशिएट करता है कोई चेंज। स्टेट्स कभी नहीं कह सकते कि आज से जो है संविधान में जो है 8 ही शेड्यूल रखो, ज्यादा हो जाते, याद नहीं हो पाते, नहीं, ये चीज खाली सेंटर कर सकता है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी हमारे यहाँ पे, कैसे इंटीग्रेटेड है,
एक ही सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे कई सारे हाई कोर्ट्स हैं, उसके नीचे कई सारे और अपने लोअर कोर्ट्स हैं, तो वो एक ही तरीके से पिरोए गए हैं। एक हाई कोर्ट अपने ऊपर सुप्रीम कोर्ट को हेड मानता है, चाहे वो उत्तराखंड हाई कोर्ट हो, चाहे यूपी हाई कोर्ट हो, चाहे वो कोई एमपी हाई कोर्ट हो, चाहे वो राजस्थान हाई कोर्ट हो, कोई भी हाई कोर्ट हो, वो सबके सब अपने ऊपर सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। लेकिन यूएस में ये चीज नहीं है। यूएस में टेक्सास का सुप्रीम कोर्ट है, यूएस में कैलिफोर्निया का सुप्रीम कोर्ट है, और इनके अलावा एक फेडरल कोर्ट होता है जो कि नेशनल कानूनों के लिए होता है, वो अलग होता है। लेकिन हर स्टेट का अपना अपना सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट की गवर्नर बाय द सेंटर, दैट मींस हमारे स्टेट में, हर किसी भी स्टेट में जो सबसे बड़ी जो चेयर होती है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट जो है, तो फर्स्ट पर्सन ऑफ द स्टेट जो है वो गवर्नर साहब, वो कहां से आ रहे हैं? वो सेंटर के कहने पे आ रहे हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज, तुम्हारा ही सपना जो है वो अपने आप में एक यूनिटरी फीचर है। तुमको रिक्रूट किया सेंटर ने, तुमको ट्रेन किया सेंटर ने, तुमको हायर किया, तुमको जो पगार वगार जो भी आती है शुरू में, ट्रेनिंग सैलरी जो भी आती है वो सब सेंटर दे रहा है। फिर तुमको डेप्यूट किया जाता है, डेप्यूटेशन भेजा जाता है किसी स्टेट में, और उस समय पे स्टेट तुम्हें अपना जो भी तुम्हें अपना खर्चा पानी जो तुम्हें चाहिए होता है वो तुम्हें मिलता है। फिर इमरजेंसी प्रावधान, ये भी तो सेंटर के पास ही है। कौन सा स्टेट कह सकता है मैं अपने इमरजेंसी लगा लूंगा? उनके किसी स्टेट में इमरजेंसी लगी नहीं सकती, हमारे यहाँ पे यूपी में, कर्नाटका में, राजस्थान में बिना सेंटर के कुछ नहीं लग सकता। तो सेंटर के होने की इतना सारा फीचर ही कहता है कि भैया हमारा जो सेंटर है वो थोड़ा हैवी है। देखो साहब, अब जो फोटो थोड़ी ऐसी हो गई है, थोड़ा सा हैवी है बस। तो फेडरलिज्म, हमारा जो इंडिया है फेडरलिज्म, वो कैसा है? वो उसमें कई सारे प्रावधान हैं जो कि ये दिखाता है कि थोड़ा झुकाव है। अब इवॉर जेनिंग्स ने क्या बोला था कि हमारा फेडरेशन है उसमें सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, और भी कई लोगों ने बोला कि फेडरेशन इन फॉर्म, कि हां दिखाने के लिए अच्छा फेडरेशन है, बहुत बढ़िया है फेडरेशन इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। जैसे कोई व्यक्ति मन से किसी एक पार्टी को मानता है लेकिन वोट के लिए दूसरी पार्टी के लिए रैली वैली में चले जाता है, तो वही वाली बात है कि आपका दिखावा कुछ है और आपका अंतरात्मा कुछ है। फेडरेशन इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट, क्वासी फेडरलिज्म, बस ये वर्ड है। अब जो यूएस है, एस्टादोस यूनिदोस, यूएस पूरी तौर से फेडरल है, वहां स्टेट्स के हाथ में पावर है, क्योंकि वहां स्टेट्स ने साथ में आके एक सेंटर पैदा किया था। हमारे यहां पे पहले एक सेंटर मौजूद था और कई सारे प्रोविंसेस जो भागना चाह रहे थे, हमने उनको सबको बाद में समेटा है कि अबे इधर आओ, कहां चले तुम, इधर यहां रहो, इधर बैठो यहां पे शांति से। तो हमने क्या किया है, हमने उन स्टेट्स को संभाला है, जोड़ा है, भगने से बचाया है। तो जब हम भगने से बचाए रहे, मतलब वो सेंटर को हावी होना पड़ा। हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, और हम तो खाली 3 एग्जाम्पल जानते हैं, और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं जो स्टेट्स के एकदम थोड़े थोड़े बोलना शुरू किए थे, प्रिंसली स्टेट हम भी चलें तो अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो। पटेल जी ने बोला शांति से बैठ जाओ, अभी परसों मीटिंग है, सारे आ जाना। अच्छा, सब आ जाएंगे। तो ये हो रहा था। तो अब कई सारे ऐसे लोग थे जो कह रहे थे अरे हमारा राजपाट, हमारा अजमेर, हमारा आमेर, हमारा भोपाल, हमारा कुर्ग, ये सब कह रहे कोई कुछ नहीं, इंडिया, बस काम खत्म। तो ये हो रहा था। मतलब क्या है कि हमने एक स्ट्रॉन्ग सेंटर को बनाया पहले, तब जाके हमने उन स्टेट्स को फ्रीडम में पकड़ाई कि ये तुम्हारी फ्रीडम अब है। अब आगे चलो, हमारे पास और भी चीजें हैं। क्या हमने जो ब्रिटेन से सीखा है, वो क्या सीखा है? हमने सीखा है द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री मतलब क्या है? मतलब ये है कि देखो साहब, सिटीजन्स, नागरिक, तुम यहां बैठे हो, तुम यहां भी बैठे हो, ये यूएस का हाल है, ये यूके का हाल है। तो हमारे यहां यूके वाला सिस्टम होता है। कैसे? नागरिक क्या करता है, अपना अपना लेजिस्लेचर चुनता है, अपना अपना वो पर्सन चुनता है जो कि उसका प्रतिनिधि करने जाएगा कहां? हाउस में, लोकसभा में। ठीक है, हमने लेजिस्लेचर में, यहां पे क्या क्या लिख सकते हो आप? यहां पे आप इसमें लिखो लोकसभा भी, लोकसभा एंड स्टेट्स की विधानसभा, स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट्स की विधानसभा का चुनाव भी आप करते हो और देश की लोकसभा का भी चुनाव आप करते हो, पर आपको यह नहीं पता कि सरकार कौन बनेगा। नहीं, ठीक है, कायदे से जो संविधान जो कहता है वो यही कहता है कि आप अपने अपने एमपी और एमएलए का चुनाव करते हो, बस। और वो एमपी एमएलए आपस में से क्या चुनेंगे? एग्जीक्यूटिव, यानी कि वो चुनेंगे प्राइम मिनिस्टर और वो चुनेंगे चीफ मिनिस्टर अपने उधर विधानसभा में। तो ये प्रोसीजर है। हालांकि अभी इंडियंस का दिमाग ऐसा हो गया कि अरे सरकार हमारी, सर यही इन्हीं को वोट क्यों देना है, यही सरकार बनेंगे। नहीं, तुम अपने जब भी वोट देने जाते हो तो अपने एमपी का चुनाव करते हो। तुम अपने पार्टी के या अपने पसंद के, अपनी जात के, अपने धर्म के, अपने कोई भी पसंद के अपना जो कैंडिडेट होता है तुम्हारा, उस ईवीएम मशीन में से तुम वो ढूंढते हो मेरा कौन सा जो मुझे बेनिफिट करेगा, ये एमपी
जो जो भी इनमें से बनेगा। अब इन एमपीओ में 550 एमपीओ में से इन 400 प्लस जो भी हमारे एमएलए होते हैं, यूपी के इतने हैं, अपने बिहार के और होंगे, कर्नाटक के और होंगे, तो इतने सारे एमएलए में से कौन सरकार बनाएगा, सीएम कौन बनेगा, इधर कौन पीएम बनेगा। ये होता है पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कि तुमने एक ही बार चुनाव किया है अपने एमपी या एमएलए का, जो भी करते हो। इधर क्या होता है साहब, इधर क्या होगा, यहां जो नागरिक होगा, ये यूएस का है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ये, तो यूएस में क्या होगा, जो नागरिक होगा वो अपनी सरकार भी डायरेक्ट चुनेगा। इधर उसने उसने राष्ट्रपति का भी चुनाव किया हुआ है अपना, और उसने अपने लेजिस्लेचर का भी चुनाव किया हुआ है, यानी कि अपनी कांग्रेस का उनका जो पार्लियामेंट का नाम है, उनके पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है। अब उसने अपनी सरकार का भी चुनाव किया हुआ है, यानी कि उसने ट्रंप का भी चुनाव किया था, उस वहां के कॉमन नागरिक ने, और इसका भी चुनाव किया था कांग्रेस का, अपने वहां के जो उनके एमपी होते हैं उनका भी चुनाव। ठीक है भैया, तो ये अलग अलग मॉडल है। हमने क्या चुना, हमने चुना ये वाला मॉडल। क्यों, क्योंकि हमने कहा यही देख रहे थे हम पिछले 200 साल से, हमने कहा हाँ तो सही तो लग ही रहा है, क्या इसमें कोई खराबी ऐसी तो दिख नहीं रही है। अब जब सही चल रहा है, चलता हुआ आ रहा है, इन लोगों का बना हुआ है, क्यों छेड़ना बार बार। इतना बना दिया इन्होंने, पार्लियामेंट हाउस बना दिया है, लेजिस्लेटिव सेंट्रल काउंसिल बना दिया इन्होंने, तो ये सिस्टम तो फिर यही है। अब क्या लोगों को, देश के लोगों को नई चीज सिखाओ दोबारा से, इतना सीख गए, इतना ही बहुत है ना। बाकी ने भरोसा था कि हमारे देश के लोग जो हैं बहुत बेहतरीन होंगे और एकदम सही अपना प्रतिनिधि चुन लेंगे, वो बस थोड़ा भरोसा जो है, बस वही बात है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की फीचर्स क्या है, फीचर्स ये होते हैं कि नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव्स दोनों, नॉमिनल मतलब कौन, फॉर शो, और ये कौन होते हैं, एक्चुअल। फॉर एग्जाम्पल नॉमिनल हमारा एग्जीक्यूटिव कौन माना जाएगा, हमारे देश के सबसे बड़ी चेयर, प्रेसिडेंट। और रियल एग्जीक्यूटिव कौन होंगे हमारे देश के सबसे बड़े, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है भैया। नाउ मेजॉरिटी पार्टी का रूल होता है, जितने ज्यादा एमपीज एक पार्टी से होंगे वही लोग चुन पाएंगे सबसे ज्यादा अपने सरकार में, अपने ज्यादा मंत्री, तो वही होगा फिर। 550 में से अगर मान लो किसी ने 272 273 का आंकड़ा छू दिया, तो मतलब उस पार्टी की मेजॉरिटी है। अब वो पार्टी अपने आप से डिसाइड करेगी मेरा मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन होगा, मेरा प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, मेरा होम मिनिस्टर कौन होगा, मेरा ये कौन होगा। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, क्योंकि ये जो सरकार है, एग्जीक्यूटिव है, ये प्राइम मिनिस्टर हो या इधर सीएम साहब हो विधानसभा में, ये इसमें से पैदा हुए हैं, तो ये लोग इसको आंसरेबल हैं। इधर ये चीज नहीं है, नहीं, सिटीजन ने इनका चुनाव किया है, इंडिपेंडेंट है दोनों के दोनों यहां पे, क्योंकि वो लेजिस्लेचर से, विधायिका से पैदा हुए हैं। उन 550 लोगों में से वो 60-70 लोग हैं जो कि मिनिस्टर्स बनेंगे। वही एमपीज जो सेलेक्ट हुए, जो इलेक्ट हुए हैं बाय द पीपल ऑफ इंडिया, इन लोगों ने चुना है हमारे एमपीज को। तो अब इन एमपी 550 में से कुछ 60-70 होंगे जो बनेंगे हमारे पीएम, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हमारे। तो ये सब लोग क्योंकि इन लोगों से पैदा हुए हैं, तो ये जाहिर बात है कि ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इनको। जब भी लेजिस्लेचर की मीटिंग होगी, लोकसभा की मीटिंग सेशंस होंगे, तब ये लोग आएंगे और जवाब देंगे कि क्या किए ये आप लोग, ये कब होगा ये चीज सही, तो वो चीज है, ये करेक्ट है। ठीक है भैया। नाउ मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, अगर आप उस लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं रहे तो आप मिनिस्टर नहीं हो सकते। जनता का आशीर्वाद लेके आओ, लोकसभा में अपनी सीट पाओ या राज्यसभा में अपनी सीट पाओ, जो भी आपको करना है, इस सदन का आपको मेंबर बनना पड़ेगा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी हाउस का मेंबर बन जाओ, तभी आप मिनिस्टर बनने की औकात रखोगे। बिना मेंबर ऑफ द हाउस बने आप मिनिस्टर नहीं हो सकते। ठीक है भैया। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यस, चीफ मिनिस्टर इन द केस ऑफ विधानसभा, तो इन्हीं की चलती है। पीएम है, सीएम है, वो डिसाइड करेंगे कि अगली मीटिंग कहां होनी है, कौन सी जगह पे मिलने हैं, क्या बात पे डिस्कशन करना है, कौन सी बात इंपॉर्टेंट है ज्यादा, किस पे चर्चा ज्यादा हो। अब डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, लोकसभा या असेंबली जो भी होती है, इनका डिसॉल्व होना, हर 5 साल में इसका अंत हो जाता है हमारी लोकसभा का, फिर नया चुनाव होता है, नया इलेक्शन होता है, ताकि राजा का बेटा राजा ना बने। इसीलिए होता है। डेमोक्रेसी हमारे आपके हाथों में है, हम जब वोट डालते हैं तो हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी डेमोक्रेसी को। ठीक है भैया। नाउ इसके बाद हमारा कैसे कैसे पार्लियामेंट ऊपर है या हमारी जुडिशरी ऊपर है, उसके बीच में चर्चा एक। तो अब चर्चा ये है कि हमारे पास, हमने दोनों तरीके के मॉडल देख रहे थे जब लिखा जा रहा था संविधान, उस समय बात थी कि भाई हमारे सामने ब्रिटिश लोग भी बैठे हुए हैं और हमारे सामने ये आजाद हुए बैठे हुए अमेरिकन लोग। तो इनके यहाँ पे क्या चलता है, अमेरिकन के यहाँ जुडिशल सुप्रीमेसी, वहां सुप्रीम कोर्ट है, और वो सुप्रीम कोर्ट इनके यहाँ अमेरिका में बोला जाता है क्या, सुपर लेजिस्लेचर। मतलब ये कांग्रेस से भी ऊपर है इनके यहां पे, ये कोई भी कानून को खत्म कर सकती है, कोई कानून में तब्दीली कर सकती है, कोई चीज को चेंज कर सकती है और उसको बाद में कोई टच नहीं कर पाता है। इनके यहां बोला जाता है अमेरिका में, इट्स अ सुपर लेजिस्लेचर।
जुडिशरी ऑफ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, इट्स वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुप्रीम कोर्ट, मोस्ट पावरफुल है वो। उनके यहां पे ये 8-9 जजेस कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं अमेरिका के लिए, और उस पे सरकार भी चुपचाप हाथ जोड़ के एकदम ऐसे हो जाएगी बस। इधर ब्रिटेन क्या, ब्रिटेन के यहां पे हमेशा बात होती थी कि जो हमारे हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जो हमारे हाउस ऑफ कॉमन्स है, ये यहां पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जा रहे हैं, ये कभी अपनी जनता की बुराई नहीं करेंगे, ये कभी अपनी जनता का बुरा नहीं चाहेंगे, ये नोबल लोग हैं, लॉर्ड साहिब है। तो अब वहां पे ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है ना, उसने जब मैग्ना कार्टा साइन हुआ था, तब से उन्होंने किंग से और जनता से ये भरोसा जीत लिया कि हम कोई चीज गलत नहीं करेंगे, हम जो करेंगे वो बेस्ट करेंगे। तो अब वो ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है वो वहां पे यूके में इट्स वो सॉवरेन है, वो कुछ भी कर सकता है। अब इंडिया में ये चीज हमने कहा यार नहीं हो पाता, हमारे यहां वो चीज नहीं है। अब जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इतनी नहीं है जितनी अमेरिका की है। क्योंकि अमेरिका में क्या यूज होता है, डीपीएल, और इंडिया में क्या यूज होता है, पीईबीएल। डीपीएल माने क्या, कि कानून आया क्यों, क्या मंशा थी, ये कानून अच्छा है, मैलाफाइड तो नहीं है, इस कानून के लगने से भलाई होगी कि नहीं होगी, कानून सही तरीके से पास हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब कुछ। इंडिया में क्या चीज होता है यूज, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब कि कानून अगर विधिवत बना है और कानून का पालन विधिवत हुआ है तो सब ठीक है। फिर चाहे कानून की मंशा कैसी भी हो, कानून खराब हो अच्छा हो, वो नहीं, कानून सही तरीके से बना है कि नहीं बना है, कानून सही तरीके से अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ, बस ये देख लो। नहीं। तो अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमारी कहती है इंडिया की कि हम चेक करेंगे, हम बताएंगे ना, कानून अगर गलत है तो हम उसको आड़े हाथों ले लेंगे और उसको मरोड़ के निचोड़ के उसका सारा जूस गिरा देंगे और उस कानून को चलने नहीं देंगे। अब इसके बाद इंडिया में एक प्रॉपर एक मिक्सचर है, सिंथेसिस है, आराम से इन दोनों के बीच में एक सहमति है। कैसे, कि पार्लियामेंट तुम भी सुप्रीम हो और जुडिशरी हम भी सुप्रीम है। कैसे भैया, ये दोनों चीजें कैसे पॉसिबल है, नहीं इसको पहले अलग लिख लेते हैं। कैसे कैसे हो सकता है, हमारे यहां जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन लॉज। इधर पार्लियामेंट क्या कर सकती है भाई, पार्लियामेंट क्या क्या कर सकती है बताओ, पार्लियामेंट यहां कुछ भी कर सकती है। कैन अमेंड द लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारे दोनों का मिक्सचर है। वहां अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक बार कोई चीज मना कर दी तो अमेरिका की सरकार, अमेरिका की पार्लियामेंट, अमेरिका की कोई कुछ सेनेट, कोई भी, वो दोबारा उस बात पे डिस्कशन नहीं कर सकते हैं जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ही दोबारा उस चीज को दोबारा ना सुने। एंड ऑफ टॉपिक। हमारे यहाँ पे जुडिशरी पर कोई काम करते हैं उसके बाद तो फिर दोबारा पार्लियामेंट, सेंटर कुछ ना कुछ नया कानून कुछ ना कुछ ले ही आते हैं। वहां नहीं, वहां सवाल नहीं उठ सकता है। अगर यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने कोई चीज मना कर दिया है, एंड ऑफ टॉपिक, डिस्कशन ही ओवर। तो ये होता है भैया वहां पे। हमारे यहाँ पे हमारी जुडिशरी कैसी है, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इंटीग्रेटेड है। दोनों वर्ड अलग अलग है, एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है। कैसे कैसे, अब इंटीग्रेटेड जुडिशरी कैसे माने, तो इंटीग्रेटेड ऐसे कि भैया एक ही सुप्रीम कोर्ट है, ओनली वन। उस सुप्रीम कोर्ट के नीचे 28 हाई कोर्ट्स हैं, जितने 27-25 हाई कोर्ट हैं। ठीक है, अब ये सारे जो हाई कोर्ट्स हैं, इन हाई कोर्ट्स के नीचे अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, फैमिली कोर्ट, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये सारे कोर्ट्स होते हैं। दैट मींस कि एक इंटीग्रेटेड, एक सूत्री धागे में सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर दिया है वो सारे हाई कोर्ट्स मानेंगे, और वो सारे हाई कोर्ट्स के नीचे सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट सब मानेंगे। और दूसरी चीज, अगर एक हाई कोर्ट, मान लो यूपी का है इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर दे दिया है तो वो यूपी के सारे एरियाज में, जितने इटावा, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मिर्जापुर, जौनपुर, इन सारे एरियाज में वो लगेगा। वो बात, वो जो भी इन्होंने जो डिग्री दी होगी, ऑर्डर दिया होगा, दैट विल बी वैलिड। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट हमारी कैसे सबसे ऊपर बैठती है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। इस तक अपील आते आते फिर अपील का अंत हो जाता है, ये लास्ट अपील यही होती है। इसके बाद तो इसके ऊपर कौन है, नाउ गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। आपके फंडामेंटल का वायलेशन हो रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ, ये अलाउड है, संविधान यही कहता है, आर्टिकल 32 यही है। फिर संविधान का भी गार्डियन यही है। अगर ये ना हो सुप्रीम कोर्ट, फिर तो संविधान की तो छीछा लेदर, फिर तो चीरफाड़ सब हो संविधान के साथ। तो यही है जो खड़े हो जाते हैं सरकार के आगे कि कैसे किया, इधर लाओ जरा दिखाओ पहले हमको कि क्या लिखे हो, ये नहीं हो सकता। इसके बाद इंडिया में कहानी कैसे, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, वो जो हमारा एक ही सिस्टम ऑफ कोर्ट है जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट, 2500 हाई कोर्ट, और उनके नीचे कितने सारे 5000 हमारी कोर्ट्स जो चल रही हैं। फिर ये सारी कोर्ट्स, जितनी सारी कोर्ट्स हैं, ये सब एनफोर्स करती हैं बोथ सेंट्रल कानून भी एज वेल एज उन स्टेट का, जहां जहां पे वो हाई कोर्ट्स हैं, उन स्टेट्स का अपना अपना कानून।
यूएस में क्या होता है, फेडरल लॉज जो सेंटर बनाता है उनके यहां पे, जो ट्रंप साहब बनाते हैं, दे आर एनफोर्स बाय द फेडरल जुडिशरी, फेडरल कोर्ट ऑफ अपील, फेडरल सुप्रीम कोर्ट, वो सब होता है। और स्टेट के कानून जो होते हैं दे आर एनफोर्स बाय उस स्टेट की अपनी अपनी जुडिशरी। फॉर एग्जांपल टेक्सास, फ्लोरिडा, विस्कॉन्सिन, मेन, ये सारे कोर्ट, ये सारे जो उनके, ये सारे जो स्टेट्स हैं, इनके पे वो सारे स्टेट्स अपने अपने तरीके से अपने अपने सारे कोर्ट चलवाते हैं और वो कोर्ट्स उन कानूनों को अप्लाई करवाती है। अब फंडामेंटल राइट्स, अब ये चीज ली गई सुप्रीम वहीं से, यूएस से ही। तो यूएस में जब ये लिखा था बिल ऑफ राइट्स, हमने कहा बहुत ही बढ़िया बात लिख रहे हो यार, हम ये सातों चीजें लेंगे। पहले ओरिजिनली 7 थे हमारे फंडामेंटल राइट्स, अब वो घटके 6 रह गए, एक हट गया उसमें से। तो अब ये क्या है फंडामेंटल राइट्स? ये फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? ये हमारी विधायिका जो होती है, जो कानून बनाती है, वो कोई उल्टा सीधा टेढ़ा सीधा कानून ना बना दे। तो अब उस विधायिका की कोई भी जो नाफरमानी हो, कोई उसने कोई गलत बात कर दी हो, कोई अत्याचार हो रहा हो, तो उसको रोकने के लिए ये फंडामेंटल राइट्स हैं। हालांकि ये फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट। सैक्रोसैंक्ट मतलब होता है पवित्र एकदम, कि इन्हें कोई छू ही नहीं सकता है, सैक्रोसैंक्ट। एंड दे आर नॉट 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 कलेबल। कलेबल क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे? कलेबल मतलब कोई इन्हें मार नहीं सकता है, कोई इनकी बलिदान नहीं दे सकता है फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है? इनको कोई कल नहीं कर सकता है। सो ये फंडामेंटल राइट जो है एब्सोल्यूट भी नहीं है, मतलब कि इनके ऊपर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन लगती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं आज की तारीख में, अब पढ़ाते पढ़ाते मैं कुछ भी गलत बात, ऐसी बात नहीं कह सकता जो कि नहीं कहनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, मेरे फंडामेंटल राइट ऑफ फ्री स्पीच पे कुछ कुछ बाउंडेशन है कि ऐसी बात मत कह देना जिससे कि यूट्यूब पे आप एकदम वायरल ही हो जाओ, एकदम ही कि ऐसी टीचर ने देखो क्या बोला है, आहा वाह वाह वाह, तो वो चीज नहीं बोलनी है, ठीक है? अब ऐसे ही कोई आपके लिए भी ये बात है, आप जब कमेंट में डाउट पूछते हो, आप डाउट पूछते पूछते किसी से कोई किसी को आप उससे आपका नंबर नहीं मांग सकते। आप हाँ मांग सकते हो, हालांकि वो मना कर देगी, वो अलग बात है, लेकिन आपको मांगना नहीं चाहिए ना, क्योंकि आप उसकी प्राइवेसी में दखल दे रहे हो। तो आप अपने यहाँ ये नहीं कर सकते उस कमेंट सेक्शन में अपना ये बता दो कि मेरा दोस्त रहता है, वो इस फलाने एड्रेस पे रहता है, आपने उसकी राइट टू प्राइवेसी जो है भंग कर दी। तो ये चीज आपके ऊपर कुछ कुछ दायित्व है कि आप दूसरे का राइट का हनन ना कर देना, ठीक है? तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कहलाती है। अब फंडामेंटल राइट्स दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट, मतलब कि पार्लियामेंट चाहे तो इनको हल्का बहुत भी छू सकती है, टेढ़ा कर सकती है, सीधा कर सकती है। दे आर नॉट कलेबल। इन राइट्स की जान नहीं ली जा सकती, नहीं, ये राइट्स रहेंगे, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है संविधान के। क्या क्या राइट्स है हमारे पास? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट जो हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारा हो गया, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स हो गए, हमारे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हो गया। ये सारे जो आर्टिकल्स हैं हमारे 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25, 28, 29, 30, 32, ये सारे के सारे हमारे जो 6 ऐसे कुछ राइट्स हैं, ये पहले 7 होते थे। 7वां क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, जो अब उठ के बेचारा पहुंच गया बहुत दूर। आर्टिकल 31 पहले कहता था, अपना अपना ये पहले कहलाता था, अब 31 से हटा के उसको डाल दिया गया 300A में, ठीक है भैया? तो कहां आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट के अंदर था, वो राइट टू प्रॉपर्टी, अब उठा के बेचारा बैठा रहता है 300A। कहां आर्टिकल, ये पार्ट अपना इतना दूर 12 पार्ट में, ठीक है भैया? चला गया वो। अब आगे चलो, डीपीएसपी हमारे पार्ट 4 संविधान का, ये क्या था? फेवरेट ऑफ, फेवरेट की स्पेलिंग ये नहीं होती ना, फेवरेट ऑफ डॉक्टर आम्बेडकर जी, ये इनका फेवरेट था। क्यों पता है? क्योंकि इन्होंने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कानून बनाने जा रहा है इस देश के लिए, अगर वो डीपीएसपी याद रख ले तो कानून बेस्ट बनाएगा। पता है कैसे? क्योंकि ये जो डीपीएसपी हैं, इनका सपना ही होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि एक वेलफेयर स्टेट बने, एक ऐसा स्टेट बने जो कि शानदार हो, बेहतरीन अपना कल्पना कर रहा हो एक ऐसा कानून बनाते हुए इंडिया की। तो अब इंडिया को हमें बनाना है क्या? एक वेलफेयर स्टेट, मतलब क्या? एक ऐसा स्टेट जहां पे सब लोगों को सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मिल रही हो, हर किसी को ऐसी डेमोक्रेसी, ऐसा लोकतंत्र मिले जो कि आर्थिक भी है, सामाजिक भी है, बढ़िया, बेस्टम बेस्ट है। वो कैसे आएगा? वो आएगा अच्छे कानून से आएगा। अच्छा कानून कैसे आएगा? डीपीएसपीस को याद रखने से आएगा। अब डीपीएसपीस दे आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। नहीं, अगर हमारे संविधान जब कब बनाए? 1950 में, 1950 में, 1950, चलते रहो आगे, 2025, आगे भी और चले गई साल शायद, मुझे लग रहा है अभी तो 2026 में दुनिया खत्म तो नहीं हो रही है। तो अब अगर ये आगे भी और जाते हैं हम, इस समय का इमेजिन करो 1950 का देश कैसा था। अब 1950 के देश में संविधान आ गया है, उस संविधान में लिखा हुआ है डीपीएसपी पार्ट 4
कि स्टेट शैल स्ट्राइव टू बिल्ड ये वो रिसोर्सेज, स्टेट शैल एंडीवर टू मेक प्रमोट एवरीथिंग, एवरी कॉटेज इंडस्ट्री, स्टेट शैल एंडीवर टू एवरीथिंग, ये वो सब करेगा स्टेट। ठीक है भैया, कर लेगा स्टेट। अब अगर कोई स्टेट नहीं कर पाया उस समय पे, मान लो कोई सरकार आई, कोई सेंटर कोई सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार होगी, शास्त्री जी की सरकार होगी, तो ये सारे इतने सारे हमारे पीएम रहे हैं। अब ये बेचारे कुछ अगर पॉलिसी लेके आना चाह रहे हो, कोई ऐसी बात लेके आना चाह रहे हो जिससे कि वो डीपीएसपी पूरी नहीं हो पा रही है, इतनी देर में कोई पॉलिटिशियन उठा, नेता कोई सड़क का, उसने कहा अरे शास्त्री जी आप ये चीज नहीं कर रहे हो, रुको चलो कोर्ट में मिलते हैं। नहीं नहीं, उस समय पे सरकार पे इतना पैसा नहीं है कि आप सोचो कि अरे साहब सारे सारे टॉप नॉच स्कूल बना दें, टॉप नॉच टॉप क्लास सारे फॉरेस्ट रिजर्व सब कुछ बढ़िया हो जाए। अरे जरूरी होता होगा पेड़ काटना, इसलिए काट रहे थे, जरूरी था बिल्डिंग बनाना, जरूरी था ऑफिस ऑफिस बनाना, इसलिए किया। तो इसलिए हमने डीपीएसपी को रखा नॉन जस्टिसिएबल, कि अगर सरकार अपना डीपीएसपी पूरी नहीं करवा पाए तो ये नहीं कि चले कोर्ट में मिलने, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब कैसी कैसी होती है डीपीएसपी? सोशलिस्टिक होती है, साम्यवाद सोच वाली होती है, गांधीयन होती है, फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल होती है। तीन तरह की डीपीएसपी आती हैं। ये जब डीपीएसपी चैप्टर आएगा तब हम इनको पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है जी, तो ये थी डीपीएसपी। अब आगे चलो, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये ड्यूटी संविधान में शुरू में नहीं लिखी थी, ये कब आई थी? 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ही, जो 1976 में आया था। अब अपने आप से आ गई? नहीं, उसके पहले इंदिरा गांधी जी की सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी, ये कमेटी में जो हेड थे स्वर्ण सिंह साहब जी, ये गए रशिया, यूएसएसआर, वहां पे इन्होंने देखा क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे तुम्हारे बढ़िया चीज। तो गोर्बाचेव ने बोला कि ये है बढ़िया चीज, देखो देखो कितनी बढ़िया है। गोर्बाचेव नहीं, क्रूशेव था वो, जो भी था। तो इन्होंने कहा क्या है वो चीज, दिखाओ हमें। तो हमने कहा ये देख क्या है वो, 51A में 11 ड्यूटीज है, ये पार्ट 4A में आता है, पार्ट 4A। ठीक है, संविधान के पार्ट 4A में है, जिसमें इकलौता एक ही आर्टिकल है 51A। इस 51A के अंदर A B C D E से लेके H I J K तक। ठीक है, यहां 11 ड्यूटीज हैं ये। अब 11 ड्यूटीज हो गई, इसमें 86वीं जो ड्यूटी है वो अभी जोड़ी गई, जो नहीं सॉरी, जो अभी 86वां अमेंडमेंट है वो जोड़ा, वो उसकी वजह से आया है। एक हमारी ड्यूटी, और वो है राइट टू एजुकेशन बच्चों के लिए, कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है अपने बच्चे को, अपने वार्ड को, अपने जो भी आपका बच्चा है, कि उसको एजुकेशन दिलवाने की, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी पड़ेगी एजुकेशन। ठीक है भैया, ये ड्यूटीज भी नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल कि अगर कोई बात नहीं। अब लेकिन उस समय ये बोला जा रहा, स्टूडेंट्स के नहीं बोला था कि जस्टिसिएबल करो इन्हें, अगर कोई जो ड्यूटी फॉलो नहीं करे उसको सजा दो। अब इंदिरा गांधी ने कहा ज्यादा हो जाएगा, इतना अभी नहीं, इतना बहुत है, बस ड्यूटीज हैं, यही सही है, बस ठीक है। तो ये बात हो गई, ठीक है भैया, अच्छा लग रहा था। अब सेक्युलर स्टेट, इस टॉपिक पे आते ही आप सबकी बातें खिल जाती है कि अरे सर क्या सेक्युलर स्टेट, सर क्या सर। लेकिन जो संविधान कहता है, अब सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, संविधान हमारा ये कहता है कितने भी रिलीजन होते रहे, सब तरह के रिलीजन आए, होने दो, क्या दिक्कत है, हम सबके लिए बराबर हैं। जो स्टेट होगा, जो एंटिटी होगी, पॉलिटिकल एंटिटी, जिसके पास स्टेट ऑफ फोर्स है, जिसके पास पावर ऑफ फोर्स है, यानी कि हमारा देश का कोई भी राज, चाहे वो यूपी बिहार एमपी कर्नाटक हो, चाहे इंडिया एज अ होल हो, वो स्टेट के पास कोई भी रिलीजन को प्रमोट करने की, ऐसा नहीं होगा कि एक ही प्रमोट करे दूसरे को ना करे, नहीं, वो सबके लिए बराबर रहेगा, वो सबको खुले हाथ से दोनों को गले लगाएगा, सबको गले लगाएगा। ठीक है, ये होता है सेक्युलरिज्म हमारे इंडिया का। जो इनका वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है, इनका यूरोपियंस का वेस्टर्न वाला, वो अलग है। वहां पे मेन धर्म एक ही था, चर्च, हमेशा। तो चर्च को उन्होंने कहा चर्च तुम राजनीति में मत आना बिल्कुल भी, चर्च अपना तुम सारे फादर प्रीस्ट सारे नन सब लोग बाहर रहो, हम इधर स्टेट चला लेंगे, तुम अपना धर्म अंदर करो अपने अंदर। ठीक है भैया, तो अब लेकिन उनके यहाँ होता है नेगेटिव सेक्युलरिज्म, हमारे यहाँ होता है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, हम सबको लेके आते हैं। सेक्युलर वर्ड जो आया है ये भी प्रियम्बल में ऐड हुआ था उसी अमेंडमेंट के द्वारा जो हमने अभी पीछे देखा, 42वां अमेंडमेंट 1976 में। अब स्टेट डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट। यह संविधान कहता है कि क्लियर बात है, तुम कोई भी रिलीजन लेके आओ हमारे सामने, सारे रिलीजन हमारे लिए बराबर है। देखो संविधान कैसे दिखता है, आर्टिकल 14 है ना, 14, आर्टिकल फिर 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 21, 25 से 30, ये सारे जितने आर्टिकल्स हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, आपको ये फ्रीडम्स, आपको ये राइट्स मिल रहे हैं, ये फंडामेंटल राइट है हमारे। आर्टिकल 44, ये सारे के सारे जितने आर्टिकल्स हैं हमारे, दीज आर्टिकल्स, ये क्या है हमारा, यूसीसी के लिए है। यूसीसी क्या है भैया, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, आपको बताना यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में लागू हो गया कि नहीं हो गया है, और अगर लागू हो रखा है बहुत पहले से किसी स्टेट में, तो वो बताओ किसमें हुआ है। ठीक है जी, ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज,
तो ये क्या होता है साहब? यूनिवर्सल मीन्स हर किसी को, एडल्ट मीन्स जो 18 साल से बड़ा हो, फ्रेंचाइज मीन्स टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस, प्रोसेस में पार्ट लेना। तो पहले डेट थी 21 साल, पहले उम्र थी 21 साल, 21 साल से बड़ा व्यक्ति ही वोट दे सकता था। लेकिन 1988 के अमेंडमेंट के बाद 61वां अमेंडमेंट आया था 1988 में, तब बात हुई कि नहीं नहीं नहीं, यंग बच्चों को भी लेके आओ, 18 साल से बड़ा हर बच्चा वोट दे सकता है। दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। एवरी पर्सन हु इज नॉट लेस देन 18 एंड हैज अ राइट टू वोट इज एक्सरसाइजिंग हिज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। बस काम खत्म। एडल्ट फ्रेंचाइज, इट इज द बेसिस ऑफ इलेक्शंस टू लोकसभा ऑल्सो एंड स्टेट की विधानसभा ऑल्सो। क्लियर बात है? When you exercise this right, you exercise the application of ideals on which क्या? The freedom struggle was made। हमारे जो इतने सारे स्टेट्समैन थे ना, इन लोगों ने जो फाइट्स लड़ी थी, ये फाइट्स कोई अपना राजपाट पाने के लिए नहीं लड़ी थी। इन फाइट्स को लड़ने के लिए जो ये लोग सब जेल गए, सावरकर जी हो गए, कोई हमारे नेहरू जी हो गए, पटेल जी हो गए, अंबेडकर जी हो गए, गांधी जी हो गए, सब लोग जेलें गए हैं, लाठियां खाए हैं, कईयों की जान चली गई, कई बड़े बड़े स्टेट्समैन की। इन लोगों ने कोई राज सत्ता पाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी। इन लोगों की लड़ाई जो थी वो आइडियल्स की थी, वो आदर्शों की लड़ाई थी। और वो आइडियल्स क्या थे कि सब देशवासी, हमारे जो देशवासी हैं, वो हम ही चलाएंगे अपना देश, तुम लोग जाओ बाहर, यहां से अंग्रेज लोग, तुम लूट रहे हो हमको, तुम परेशान कर रहे हो हमको, हम नहीं जानते ये गेम, हम ही गेम नहीं खेलेंगे तुम्हारा वाला। इमेजिन करो, वो लोगों ने जो फाइट लड़ी थी तो कुछ आदर्श सोचे थे। वो क्या? कि डेमोक्रेसी। वो क्या? वो हर किसी नागरिक का बराबर अधिकार। और जब तुम अपना वोट देते हो, यू एक्सरसाइज द एप्लीकेशन ऑफ दिस राइट। ये एक बहुत बड़ा गेम था, ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था हमारा, और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है। अब संविधान में शुरू में ही लिखा हुआ था सेंटर सरकार, स्टेट की सरकार, ड्यूअल पॉलिटी, फेडरलिज्म, दैट्स इट। लेकिन 1992 में जब 73rd अमेंडमेंट हो जाता है, तब से हमारे पास थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट भी आ गई। देखो साहब, अर्बन लोकल बॉडीज, दिल्ली नगर निगम, दैट मीन्स क्या है? ये है पंचायती राज, ये है अर्बन लोकल बॉडीज, 73rd 74th। तो ये एक दो अमेंडमेंट आए 1992 में, एक ही साथ पैरेलल, एक के पीछे एक, और इनसे क्या हुआ? हमारे पंचायती राज सिस्टम जो है फॉर्मलाइज हो गया और संविधान में लिख दिया गया। अब ये जो पंचायती राज सिस्टम था, ये सिस्टम बहुत बेहतरीन है, ये बढ़िया सिस्टम है, चाहे इसमें करप्शन हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन ये सिस्टम लोगों को जोड़ता है नॉर्मल गवर्नेंस से, बिल्कुल बेसिक गवर्नेंस से। जो आपके घर के बाहर की जो नाली जिसमें से स्मेल आती है क्योंकि उसमें कूड़ा जाम हो गया है, तो आप उसके लिए स्टेट के सीएम को नहीं लिखते हो, आप अपने जिला के, आप अपने एरिया के पार्षद को लिखते हो, आप अपने जिला के मेयर को लिखते हो कि भैया यहाँ पे लाइटें लगवाओ, यहाँ पे नालियां साफ कराओ। वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि वो थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट वो सामने आ गई है, वो लोकल सरकार है उस एरिया की, उस जगह की, वो आपके गांव की हो, आपके जिला की हो, आपके कोई ग्राम सभा जो भी है, तो उस जगह पे जाके आप अपनी बात कह पाते हो कि देखो साहब, अभी अगर बारिश नहीं हो पा रही है तो हमें कम से कम पाइप वाला पानी चाहिए, क्योंकि बीज लगाने, बीज बुआने खड़े हुए हैं हम लोग, बारिश का वेट कर रहे हैं। तब ऐसे में क्या होगा? पंचायत जो है टैंकर बुलाएगी, पाइपें लगवाएगी, खेचू लगवाएगी, जो भी हैंडपंप होगा, तो काम हो पा रहा है। अगर यही चीज नहीं होती तो हर बार हम जब भी कोई चीज, कोई लाइट नहीं है, सीसीटीवी कैमरा नहीं है गली में, कुछ भी प्रॉब्लम है, हम लिख रहे होते स्टेट के सीएम नहीं जिम्मेदार है, स्टेट के, हमारे देश के पीएम जो है देखते नहीं है हमारे यहाँ लाइटें बल्ब टूटे हुई हैं, तो ये होता। अब आप सोच के देखो कि छोटी छोटी प्रॉब्लम है, अगर यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, एकदम से यहाँ पे लाइट वाइट चली जाए तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पे मैं क्या देखूंगा कि या तो लाइट आए जल्दी, और अगर नहीं आ पा रही है तो फिर मैं किसी को फोन करूंगा। अब मैं क्या स्टेट के सीएम को फोन कर दूं या स्टेट की पुलिस को फोन कर दूं? नहीं करूंगा ना, मैं अपने एरिया के इस आदमी से पूछूंगा जो जिम्मेदार होगा इस एरिया के ये अपने देखरेख का। तो एरिया की देखरेख, लोकल सरकार, वो कौन हुई? वो उस जगह की लोकल, अर्बन लोकल बॉडी या रूरल लोकल बॉडी, पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज। ये होते हैं अर्बन लोकल बॉडी, मतलब शहरी निकाय, मतलब कि अर्बन शहरी एरिया में, ये देहाती एरिया में, उस जगह ग्रामीण एरिया जो अपना परिवेश होता है। अब आर्टिकल 40 भी तो पूरा हुआ इसकी वजह से। जो डीपीएसपी था, एक गांधीयन प्रिंसिपल था डीपीएसपी में, जिसमें लिखा हुआ था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, हुआ पूरा। ये किया डीपीएसपी को पूरा किया इन लोगों ने, जब ये 1992 में 2 अमेंडमेंट जोड़े और हमने एक ये मैंडेटरी कर दिया कि हर स्टेट को अपने हर गांव में, हर जिला में अपने ग्राम पंचायत, ग्राम सभा बनवानी पड़ेगी, जिला परिषद बनवाना पड़ेगा। बात खत्म हो गई। तो म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, कुछ भी हो गया। ये कहां डाले गए? हमने डाला इनको शेड्यूल 11 में, शेड्यूल 12 में, पार्ट 9 ए, बस क्लियर।
हो गया भैया। तो ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। कई देशों में ये संविधान में नहीं होती ये चीजें, ये इनके लिए अलग एक्ट होते हैं, लेकिन हमने संविधान में ही डाला। देखो ये सारे बॉडीज, ये इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। कई सारे देशों में कई सारे इंडिपेंडेंट बॉडीज, उनके लिए अपना एक एक्ट होता है, एक कानून होता है। पर हमारे यहाँ निर्वाचन आयोग, भारत का चुनाव आयोग, फिर सीएजी साहब, फिर इसके बाद तुम्हारा सपना यूपीएससी, तो ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट बॉडीज, इनके लिए संविधान में ही लिखा हुआ है कि भाई ये बॉडीज होंगी जिनके ऊपर पूरा पूरा इनके कंधों पे हमारा देश का ढांचा रखा हुआ है। कैसे कैसे? चुनाव आयोग, सीएजी साहब, यूपीएससी, स्टेट का पीएससी, कई सारे और बॉडीज जो संविधान में लिखे हुए हैं, ये इंडिपेंडेंट ऐसी बॉडीज है। दे आर द बुलवार्क्स। बुलवार्क मतलब ये ऐसे पिलर्स है जिनके ऊपर हमारे देश का ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है कि अगर ये ढह गए, अगर ये ढह गए और ये अगर बिगड़ गए तो फिर देश का ढांचा गया। फिर ये इंपॉर्टेंट है इनका सही से रहना। फिर आगे चलते हैं। देश की इकलौती नागरिकता, एक ही नागरिकता, जो हमने पहले ही बात करी जिसकी, कि इंडिया यहां पर क्या होता है, आप कहीं भी रहते हो, चाहे दिल्ली में रह लो, चाहे कलकत्ता में रह लो, चाहे आप यूपी में रहो, चाहे आप पंजाब, जम्मू कश्मीर, कहीं भी रह लो, आप इंडिया के ही नागरिक हो। यू हैव ओनली वन पासपोर्ट जिस पर लिखा होता है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और ये आपकी पहचान है कि हाँ साहब आप यहाँ के नागरिक हो। अब यूएस में क्या होता है, ईच पर्सन इज नॉट ओनली सिटीजन ऑफ यूएस बट ऑल्सो द सिटीजन ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट जहां पे वो रह रहा है। ठीक है, वो यहां पे भी रह रहा है भैया, अब अपना वो भी खुश है। चलो आगे चलते हैं। अब कुछ इमरजेंसी प्रावधान, जब हमारे देश में कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तो ऐसे केस में हमारे देश की सॉवरेंटी, संप्रभुता, हमारे देश की यूनिटी, एकता, हमारे देश की अखंडता, इंटेग्रिटी, इसको बचाने के लिए और देश की सुरक्षा को बचाने के लिए कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो संविधान में लिखे हुए हैं। उससे क्या होता है, हमारा देश एक यूनिटरी तरीके से बिहेव करता है। अब किन मौके पे, जब कभी कोई वॉर हो जाए, एक्सटर्नल अग्रेशन हो जाए, एक्सटर्नल अग्रेशन, कोई हमें बाहर से आंखें दिखा रहा हो, या आर्म्ड रिबेलियन, लोग एकदम गन वन निकाल के थाने वाने फूंक दें और पूरी जो है आर्मी की बटालियन लूट लें, सारे उसके गन, सारे जो बारूद जो होते हैं, तो अगर ये सब अगर लूट लिए गए तो ये सब काम ऐसा कुछ हो गया जो इंटरनल, जो हमारे आर्म्ड रिबेलियन हो गया, देश के लोगों ने हथियार उठा लिए हैं, या वॉर ही छिड़ गई मान लो, या कोई और चीज हो गई, तब ऐसे केस में क्या लगेगा, नेशनल इमरजेंसी। जैसे ये लगी थी, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स नेशनल इमरजेंसी, ये समय का अखबार था द हिंदू। फिर इसके बाद स्टेट्स में इमरजेंसी, ये भी सेंटर ही लगाता है। अगर कोई स्टेट कोई बिदक जाए, कोई स्टेट ज्यादा ही उखड़ जाए कि नहीं मान रहा, पुलिस उसकी घर पे छुट्टी लेके सब बैठे हुए हैं और एकदम आपदा आ रखी है उस स्टेट में, और एकदम जो है एकदम मान हानि एकदम सब खत्म हो गया उस स्टेट में, तो ऐसे केस में क्या होगा, उस स्टेट में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, प्रेसिडेंट्स रूल लग जाएगा। 356, 365, ये दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कहते हैं अगर स्टेट ने सेंटर की बात नहीं मानी, या स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया, या गवर्नर साहब की रिपोर्ट ऐसी आई है सेंटर के पास कि ये स्टेट से कुछ नहीं हो पा रहा, तो ऐसे केस में उस स्टेट पे कौन चलाएगा हुकुम, सेंटर चलाएगा। और देश की फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर हमारे देश में कुछ ऐसा संकट आ जाए कि आरबीआई कह दे हम पे नहीं है पैसे, वैसे हम पे नहीं है गोल्ड वोल्ड, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो समय है एक आर्थिक आपदा का, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी का, 360। हालांकि ये मौका बहुत कभी आया नहीं, हम तो कहते हैं, लेकिन अगर आ गया तो फिर उसके लिए भी इंतजाम है ही है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अब ये भी है साहब, ये क्या है साहब, तो ये नया आर्टिकल है जो अभी लास्ट में अभी आए हैं, तो 2011, ये तो अभी के हैं ना। क्या होता है इनमें, कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब क्या होता है, सहकारी समितियां, सहकारी बॉडीज, सहकारी आपस में सब लोग जो लोग बैठते हैं, तो ये सहकारी, कई तुमने बैंक सुने होंगे, सहकारी बैंक, ग्रामीण सहकारी बैंक, तो ये सहकारी जो चीजें हैं ना, कोऑपरेटिव्स हैं। अब ये कोऑपरेटिव्स में हमने क्या किया, हमने एक फंडामेंटल राइट जोड़ा था आर्टिकल 19 में, इसी अमेंडमेंट के समय पे, 97वां अमेंडमेंट, 97वां संशोधन अधिनियम इसका हमारे संविधान का। फिर इसमें हमने क्या जोड़ा, कोऑपरेटिव, भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना आपका अधिकार है, मेरा अधिकार है। इट इंक्लूड्स अ न्यू डीपीएसपी ऑल्सो, आर्टिकल 43B, कि अब स्टेट के ऊपर जिम्मेदारी है कि प्रमोट करना है आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फिर एक नया एक और पार्ट जोड़ा गया है, पार्ट 9B, जिसमें आर्टिकल है 243ZH से लेकर 243ZT तक, कि कोऑपरेटिव्स कैसे कैसे काम करेंगे। इसमें अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स है तो उसके लिए क्या, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स। इसका कोई एग्जांपल दे दो, अगर मुझे कोई किसी को एग्जांपल पता हो तो, किसी एक सबसे बड़े कोऑपरेटिव का, अगर ना तो मैं नाम याद आ रहा हो तो ऐसे नाम बता दो, बस रैंडम नाम बता दो कोऑपरेटिव का, ठीक है ना। अब एक चीज और, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना जब संविधान लिखा गया, पढ़ा गया, लोगों ने खूब इस पर चर्चा करी, फिर लोगों ने कहा मालिक बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इस संविधान में कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे और चर्चा हो जाए तो ज्यादा बेहतर है।
जैसे जैसे क्या, तो अब जैसे ये इस पर लाइन खींचते हैं ताकि आपको या खींच देते हैं और इसको हम, वाह 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 कितनी टेढ़ी लाइन खींची गई है, ऐसी लाइन होती है कोई ना। हाँ चलो, अब एक लाइन में अगर मैं बोलूं कि संविधान तो आ गया हमारा बहुत अच्छा, अब ये संविधान में कुछ कुछ अगर खामियां दिख रही हो किसी को, तो एक चीज देखते हैं, अ बैग ऑफ बोरोइंग, अ बैग ऑफ बोरोइंग्स, बोरोइंग्स, ये बोल रहे थे कौन लोग, जो ये लोग संविधान लिख रहे थे, मतलब कि हमारी संविधान सभा जिसमें हमारे 289 लोग मेंबर सब बैठे हुए थे, और इन्होंने अंबेडकर जी का पहला ड्राफ्ट पढ़ा, इन्होंने कहा दादा, आधा तो इसमें हमारे जीओ 1935 ही है। अम्बेडकर जी बोले, और लोग बाकी लोग बोले दादा इसमें तो कनाडा का भी है, ऑस्ट्रेलिया का भी है, यूएस का भी है, इसका भी है, उसका भी है, उसका भी है, तो हम पे अपना क्या है। तो अम्बेडकर जी ने कहा सुनो, तुम ये कह रहे हो ना कि बैग ऑफ बोरोइंग्स है, इधर उधर से ले लिया गया है, इमेजिन करो 1950 यूएस आजाद है, फ्रांस आजाद है, कनाडा आजाद है, ये सारे यूके आजाद है, सारे देश आजाद है, इनका अपना संविधान है। अब तुम इमेजिन करो इन लोगों ने जो जो चीजें सोच के रखी थी, तुम आज की तारीख 1950 में कोई नई चीज सोच के दिखाओ मुझे, भाई नया संविधान सोचो जरा कैसा हो सकता है, ऐसा ही कुछ होगा ना, कानून यही होंगे ना। इनको हमने अपने हिसाब से ढाला है, हमने इंस्पिरेशन लिया है इनसे, हमने देखा कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है हम ले लेते हैं इसको, हम ले लेंगे इसको, बढ़िया चीज है, हमें लग रहा है अच्छा है तो अच्छा ही है, उसको अपने हिसाब से इंडियन बनाएंगे उसको, ठीक है भैया। इसके बाद अगला एक क्रिटिसिज्म और भी है इनके ऊपर, वो ये है अन इंडियन, कि ये अन इंडियन है, अन इंडियन। अरे साहब इसमें जो बातें हैं, हमें तो चाहिए थी वीणा, हमें चाहिए था सितार का म्यूजिक, और अम्बेडकर जी आपने दिया है हमें एक एक आपने रॉक गाना दे दिया है हमें। तो अम्बेडकर जी ने कहा ये क्या बात कह रहे हो यार, बताओ इतना बड़ा तुम्हें लिख के दे रहे हो, तुम लोग ये मानने नहीं चाह रहे हो। तो कई लोगों ने बोला कि नहीं साहब ये इंडियन नहीं है, नहीं 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 नहीं, ये इंडियन नहीं है। देखो साहब वी द पीपल ऑफ इंडिया जो लिखा हुआ है ये तो वहां भी होता था, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये तो कॉपीड है। तो अबे तो अम्बेडकर ने कहा तुम उसका आइडिया देखो ना, आइडिया इंडियन है, आइडिया में इंडियननेस है। हमारा हमारा देश, हमारा प्रियम्बल कहता है सॉवरेन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक, हम हैं, सेक्युलर भी है साथ में, तो ये सारी चीजें हमारी इंडियननेस हैं, ये हमारे आपके विचार हैं, ये हमारे आपके आइडियल्स हैं जो संविधान में, वो कैसे नहीं इंडियन है। फिर इसके बाद कई लोगों ने बोला कि अरे साहब इसको थर्ड कर लो, ये अन गांधीयन है, अन गांधीयन, वाह वाह वाह। कई लोगों को जो समझ में आ रहा है वो लोग वो सब बोलते जा रहे हैं और अम्बेडकर जी खड़े होकर कह रहे हैं क्या अन गांधीयन है, क्या चीज नहीं है इसमें गांधी जी वाली। गांधी जी कहते थे विलेज पंचायत, हाँ है। गांधी जी कहते थे कॉटेज इंडस्ट्रीज, हाँ है। और बताओ, गांधी जी कहते थे कि काउ स्लॉटर नहीं होगा, हाँ वो भी लिख दिया डीपीएसपी में। और बताओ और क्या चीज नहीं चाहिए तो आपको, कह रहे नहीं 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 ऐसा नहीं है, लोगों का कहना था बस, कह रहे नहीं साहब नहीं साहब नहीं साहब ऐसे नहीं ऐसे नहीं। अब लोग कहते जा रहे हैं, अम्बेडकर जी सुनते जा रहे हैं, अम्बेडकर जी जवाब देते जा रहे हैं। फिर लोगों ने कहा अच्छा साइज की बात कर लें, साइज, साइज। अम्बेडकर जी ने कहा हाँ ये मैं मान लूंगा, ठीक है ये बात आपकी सही है, साइज बड़ा है मेरे संविधान का, क्यों नहीं बड़ा होना चाहिए, एक ही संविधान है। तुम सोच के देखो हमारे कई सारी चीजें होती हैं जिसके लिए हम दूसरे देशों में कानून देखते हैं उसका। यूपीएससी के लिए अगर कोई और देश की बॉडी हो यूपीएससी, तो उनका एक एक्ट होगा प्रॉपर यूपीएससी के लिए, हमने उसको संविधान में लिखा हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश के लोग कितना मिसयूज कर सकते हैं। तो हमने मैक्सिमम मिसयूज को रोकने के लिए हमने प्रशासनिक चीजें भी लिख दी है संविधान में, बस। लोगों ने कहा हाँ ये बात सही है, सही तो कह रहे हो आप। तो ऐसे करके लोगों ने कहा कि हाँ साहब कुछ तो चीजें सही भी है इसमें। फिर और लोगों ने बोला कि साहब की लैंग्वेज देखो जरा क्या लिखी है आपने, अम्बेडकर ने क्या लिखी है, समझ में तो आ रही, सही तो है। तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं, देश का आम आदमी कैसे समझेगा, ये तो है पैराडाइज फॉर लॉयर्स, पैराडाइज, पैराडाइज फॉर लॉयर्स। लो साहब ये आम आदमी के लिए तो है ही नहीं, उसको समझा के दिखाओ, ये कानून समझा के दिखाओ, उसका आर्टिकल 19 उसके लिए, उसको आर्टिकल उसका 19-20 समझा के दिखाओ उसको क्या है। तो अम्बेडकर ने कहा देखो साहब सारे हम वकील हैं, हाँ है। तो हम वकीलों की लैंग्वेज कैसी होती है कि थोड़ी हाँ वैसी होती है, इंग्लिश ज्यादा होती है। तो ये मैं मान रहा हूं आपकी बात, अम्बेडकर जी ने बोला कि हाँ सही बात है, ये लग रहा है इसकी लैंग्वेज लीगल थोड़ी सी हैवी है, बट हम कोई भी चीज को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई चीज का गलत इंटरप्रिटेशन ना हो जाए आगे चल के, वो रोकने के लिए हमने उसको ऐसी भाषा लिखी है कि वो लग रही है आपको कि अरे साहब ये तो लॉयर जजेस पुलिस यही करते रह जाएंगे, लोग बाग आधे लोग समझ में नहीं आएगा क्या लिखे, क्या हुई है क्या थी ये। सो हमने कहा जरूरी थी, ये संविधान का क्रिटिसिज्म है।
अब इस तरीके से आप सोचो तो संविधान क्रिटिसिज्म है भी नहीं भी है, बट लेकिन दीज आर सम पॉइंट्स जो डिस्कस हुए थे उस समय के टाइम पे कि अरे ठीक है समय लगा था लेकिन चलो जैसा भी है अब अपना ही है, रहेगा तो अपना ही रहना चाहिए, जैसा भी होगा बढ़िया है। तो अब ये सारी बातें हमारे संविधान के फीचर्स का हिस्सा बनती है। अगर क्वेश्चन आपका आता है कि संविधान के फीचर्स पे एक उल्लेख कर दीजिए, तो उल्लेख में आपको ये पूरा चैप्टर समराइज करके लिखना पड़ेगा चच्चा, और इसकी समरी आप पढ़ लें। इसको चैप्टर को अगर आप 2-3 बार रीडिंग कर लोगे ना इन्हीं नोट्स की, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। यही चाहते हैं हम आपसे, बस। इसके अलावा डाउट्स आ रहे हो, कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, मैं हूं यहाँ पे, हमारी टीम है यहाँ पे, आपको जवाब मिलेंगे, डाउट मिले आपके सॉल्व हो जाएंगे। डोंट वरी, टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।